हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग। आई होप सभी की नीट की तैयारी शानदार चल रही है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। जैसा भी मैंने आपको बोला था बच्चों। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects, reproduction से related जितनी भी चीजें हैं बच्चों, not only the physical fitness related to reproduction, कि हाँ कि भाई एक पर्सन है या एक कपल है जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, सिर्फ इतना काफी नहीं है उनको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कपल कहलाने के लिए बच्चों। ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं बच्चों, ये सब भी ठीक होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो सोसाइटी क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है बच्चों, इसको अटेन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री ने फेस करी या कर रही है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रेटेजीज बनाई, या कौन कौन सी चीजें हम मतलब एक्वायर कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनसे सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स क्या हो बच्चों, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। तो देखते हैं। इंडिया वॉज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। These programs, called family planning programs बच्चों, were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बच्चों ज्यादा हैं। इसको हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर लेते हैं रेड में। रेड वाली वो चीजें जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स या वर्ड्स हैं बच्चों, जहां से सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के, और यहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब चालू किया था, 1951 में। और इंडिया अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बच्चों, पहली कंट्री थी इनफैक्ट वर्ल्ड की जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। अब क्यों स्टार्ट किया था, तो हमने क्या कहा कि भाई इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। तो हमारी कंट्री में तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना। फैक्ट्री चल रही है बच्चों को पैदा करने की, और हम जानते हैं पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज्यादा है हमारी कंट्री के बच्चों। तो शुरुआत से राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ये प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट के सामने, और इसको एड्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंस के 4 साल बाद ही गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था बच्चों फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसका उस समय सॉल मोटिव क्या था कि कैसे भी करके पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसको कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं, देखो क्या हुआ। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name of reproductive and child health care। अब एक्चुअली फिर हुआ क्या, धीरे धीरे ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है बच्चों, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स कर दिया गया है, RCH प्रोग्राम्स कर दिया गया है। तो ये बदलाव आया क्यों, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। जैसा भी मैंने आपको बोला कि आजादी के बाद जब ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ बच्चों, तो उस समय गवर्नमेंट का जो मेन ध्यान था, मेन फोकस था, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर था कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। और इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने इसीलिए क्या करा था कि मेनली किस चीज को प्रमोट किया था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को। ऐसे मेथड्स जिनसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है उनको हम कहते हैं बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस होना, है ना, प्रेग्नेंट हो जाना। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई कि भाई जो कपल्स हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, वो कोशिश करें कि भाई 1-2 बच्चों से ज्यादा नहीं करें। उस समय तो 3 बच्चों का भी माना जाता था, चलो कोई बात नहीं 3 तक कर लो, 3 से ज्यादा मत करना। अब तो ऑलमोस्ट 1 बच्चे के नॉर्म पर आगे हैं ज्यादातर कपल्स। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 2-3 बच्चों से ज्यादा मत करो। यदि ऑलरेडी आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो उसके बाद फिर आप ड्यूरिंग मेटिंग, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, है ना, जो सेक्सुअल एक्ट होता है बच्चों, उस वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करें। या ऐसे भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनको यदि रेगुलर यूज किया जाए तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस होने के चांसेस कम हो जाते हैं या नहीं होते हैं बच्चों। मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में। गवर्नमेंट ने खूब कोशिश करी कि भाई किसी तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, लेकिन नाकामी हाथ लगी, है ना। इट वॉज अ फेलियर हम कह सकते हैं। अब ये फेलियर हुआ क्यों, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द था, हेडेक था कि भाई हमने सब कुछ करा, फ्री में कॉन्डम्स बांट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या कारण है भाई इसके पीछे। तो वहां पर फिर चीजें समझ में आई कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन को प्रमोट करने से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी भाई। जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव नहीं होंगी, जब तक लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव नहीं होगा, उन लोगों के लिए
इन चीज़ों को समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। यदि एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, लिटरेसी बढ़ेगी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली लोग इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और फिर ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कंट्रोल होने लग जाएगी, जो अब होने भी लगा है बच्चों, क्योंकि अब हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट भी इंप्रूव हो गई है, हेल्थ फैसिलिटीज भी इंप्रूव हो गई है। तो फिर गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई हमें ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इसका जो स्कोप है वो बढ़ाना पड़ेगा, एंड नॉट ओनली कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना चालू करा। बच्चों की एजुकेशन, है ना, प्रेग्नेंट फीमेल्स की न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना चालू करा। नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लेकिन बिफोर द डिलीवरी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स जो थी उनकी हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चालू करा। बर्थ के बाद जो न्यू बॉर्न बेबीज थे उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चालू करा, और अल्टीमेटली एक नया नाम फिर इस प्रोग्राम को दे दिया गया बच्चों, दैट इज व्हाट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम्स। ठीक है, आ गया समझ में कि भाई फैमिली प्लानिंग से RCH प्रोग्राम्स तक हम कैसे पहुंचे। अब ये जो बच्चों RCH प्रोग्राम्स है, इसमें क्या क्या चीजें चल रही है, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट के साथ साथ के NGOs भी काम कर रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए, वो देखते हैं बच्चों। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ये सब काम कर रही है बच्चों अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो प्रिंट मीडिया की मदद लेती है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद लेती है गवर्नमेंट एंड NGOs। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। अब अच्छा, ये जो पैराग्राफ है इसके बाद ये एक जनरल सा पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें आपको क्या चीजें बताइए एक बार रीड आउट कर लेते हैं बस। Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि भाई स्कूल्स में सही समय से ही सेक्स एजुकेशन को या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, ताकि यदि शुरुआत से ही जो यंग वंस है इस कंट्री के, जो आगे चल के इस कंट्री को संभालने वाले, उनको एक प्रॉपर और सही इंफॉर्मेशन होगी तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे, मिसगाइड नहीं होंगे गलत डायरेक्शन में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों में। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc. would also help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life। वही वाली बात है, adolescent age group क्या होता है बच्चों, 12 साल से लेकर 19 साल तक की जो एज होती है ना, 13 to 19 हम कह सकते हैं, इसको हम adolescent age कहते हैं, किशोर अवस्था। और यही वो एज है जहां पर बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ये सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, है ना, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी आ रही होती है। तो इसी वक्त यदि इस कंट्री की यूथ को प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाए सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, तो ऑटोमेटिकली वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, जहां पर किसकी बात होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care। नेटल का मतलब या नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ, एंटीनेटल बिफोर बर्थ, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ। तो पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर का मतलब कि सिर्फ डिलीवरी तक ही केयर करना जरूरी नहीं है, मदर की डिलीवरी के बाद भी केयर करना जरूरी होता है, चाइल्ड की केयर करना जरूरी होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध एक नवजात बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताना लोगों को। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है मेल फीमेल चाइल्ड में वो खत्म करना। आज भी हमारे देश में कई ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर फीमेल चाइल्ड नहीं चाहते हैं वो लोग, और अभी भी इलीगल तरीके से, गलत तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है यूट्रस में वो बच्ची है या बच्चा है, वो लड़का है या लड़की है। और अभी भी कई फैमिलीज है जो यदि पता चल रहा है कि लड़की है तो उसको मार देती है, जो कि गलत है। ठीक है, तो जब इतना एजुकेशन होने के बाद भी आज ये चीजें हो रही, तो सोचो आज से 50 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, गवर्नमेंट के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी बच्चों। ठीक, तो ये सारी चीजें अब करना जरूरी है, विच वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप अ सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एटसेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयरबाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। तो बच्चों, हमें ये सारी लाइंस पढ़नी जरूर है जब भी आप रिवीजन करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए येलो में करिए बच्चों। येलो में लेस इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ग्रीन में उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और रेड में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। अच्छा, एक और अपडेट मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जो मैंने आपको बोला है कि जून फर्स्ट वीक से मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों, डिटेल्ड क्लासेस फॉर 23 एंड 24 एस्पिरेंट्स। दीज क्लासेस विल नॉट ओनली बी इन डुअल लैंग्वेज, है ना, बट दे विल ऑल्सो बी इन प्योर इंग्लिश। देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ बैचेस, वन डुअल लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स होगी,
है ना, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से. बट देर विल बी वन मोर बैच इन विच देर विल बी प्योर इंग्लिश, पर्टिकुलरली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी. ठीक है. Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. अब ये बता रहे हैं कि भाई यदि हमें ये सारी चीज़ें अटेन करनी है, ये सारे प्रिंट मीडिया की हेल्प लेनी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प लेनी, एजुकेशन का स्तर बढ़ाना है, हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ यदि हमें इंप्रूव करनी है, तो इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी तो चाहिए होंगे ना भाई. जैसे यदि हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी है तो आपको हॉस्पिटल्स भी चाहिए होंगे, हॉस्पिटल्स है तो फिर डॉक्टर्स भी चाहिए होंगे, डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेज एंड कंपाउंडर्स भी चाहिए होंगे, वार्ड बॉयज भी चाहिए होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें चाहिए होगी आपको. ठीक. These are essential to provide medical assistance and care to public in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, menstrual problems, infertility, etc. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. ठीक है, ये जनरल बात होगी. अब यहाँ पर बच्चों एक प्रोसेस के बारे में आपको बता रखा है, एमनियोसेंटेसिस. ये एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस है क्या बच्चों, पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में. एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एटसेट्रा, सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of the fetus. Actually बच्चों एक टेस्ट है, इस टेस्ट में क्या किया जाता है ना, समझते हैं इसको हम. जैसे बच्चों ये यूट्रस है, इसके अंदर एक बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, ये मदर के यूट्रस की वॉल से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है, इस तरीके से. ठीक. और ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर है बच्चों, माँ के पेट के अंदर है. ठीक है. तो यहां पर क्या किया जाता है बच्चों, ये जो बच्चा है एक्चुअली ये बच्चा एमनियोटिक सैक के अंदर एनक्लोज्ड होता है, एक बेग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड होता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर. और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो ये बच्चा इस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड होता है बच्चों, डूबा हुआ रहता है ड्यूरिंग एंटायर प्रेगनेंसी. ये जो फ्लूइड है बच्चों, इसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. क्या कहते हैं इसको हम, एमनियोटिक फ्लूइड. अब होता क्या है बच्चों, लगातार इस डेवलपिंग फीटस की स्किन की जो सेल्स है बच्चों, ये शेड ऑफ होके इस फ्लूइड में गिरती है. तो हम करते क्या है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के अंदर, मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों, एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट होता है उसके बारे में बता रहा हूं. करीब 12 से 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे ये किया जाता है बच्चों. इसमें एक लंबी निडल वाली सिरिंज ली जाती है बच्चों, और उस सिरिंज से मदर के एब्डोमेन से कहां तक जाते हैं, इनसाइड द एमनियोटिक सैक. इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से. ठीक है. और इस सिरिंज की मदद से बच्चों कुछ अमाउंट ऑफ दिस एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाला जाता है, दिस इज एस्पिरेटेड आउट. अब इस फ्लूइड के साथ साथ क्या आ जाएगी, इस फीटस की जो सेल्स शेड ऑफ होकर इस फ्लूइड में गिरती है वो भी आ जाएगी, और उन सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी, उसको एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि भाई जो डेवलपिंग फीटस है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या डिफेक्ट तो नहीं है ना, जैसे डाउन सिंड्रोम तो नहीं है ना, सिकल सेल अनीमिया तो नहीं है ना, हीमोफीलिया तो नहीं है ना. लेकिन इस एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज करते हैं लोग बाग, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं, है ना. और कुछ आपने देखा है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, इसीलिए पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी का कई बार नाम खराब होता है कुछ गिने चुने डॉक्टर्स की वजह से. ठीक. तो क्या होता है वहां पर, कई लोग क्या करते हैं इलीगली इन सेल्स की मदद से जो जेनेटिक मटेरियल से ये भी तो पता चल जाएगा कि भाई मेल या फीमेल है बच्चा. यदि XX क्रोमोसोम से तो भाई फीमेल डेवलप हो रही है, XY है तो मेल डेवलप हो रहा है, ये पता लगा लेते हैं. और यदि ये पता चल जाए 12-13 वीक पर कि भाई डेवलपिंग बच्चा जो है वो फीमेल है, तो फिर इसको कई बार इनसाइड द यूट्रस से अबॉर्ट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है. फीमेल फीटिसाइड. ठीक है. साइड का मतलब सेडल का मतलब होता है बच्चों बायोलॉजी में टू किल. फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटस को किल कर देना, ये बहुत बड़ा अभिशाप है बच्चों हमारी सोसाइटी के लिए, जिसको रोकना जरूरी है. और इसीलिए गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस पे एक स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया है, एक लीगल बैन लगा दिया है कि भाई अब इसको जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए यदि कोई यूज करता है तो वो एक क्राइम होगा, उसके लिए सजा भी है, जेल भी है बच्चों. ठीक है. और ये क्वेश्चन आता है इसीलिए रेड में मार्क करा है आपके लिए. ठीक है. यहां पर फिर आपको सहेली के बारे में बता रखा है बच्चों, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, यहां पर मैं भी बात नहीं करूंगा. बहुत अच्छे से सहेली
एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बच्चों, इसके बारे में अभी हम जब आगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बहुत अच्छे से डिटेल में कंसेप्चुअली बात करूंगा, समझाऊंगा, तो चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं अभी अपन, वहां पे सब आ जाएगा भाई, CDRI लखनऊ में डेवलप हुई है। हाँ, एक काम अभी अपन कर सकते हैं, क्योंकि यहां से अगेन क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो अपन इसको मार्क कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो सेलिया न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट्स एट CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये पता होना चाहिए आपको, पूरी डिटेल इसकी आगे आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो बच्चों पैराग्राफ है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, इसमें आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रखे हैं कि भाई हमारी पॉपुलेशन इस समय कितनी थी, ठीक है, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में कुछ आइडिया बता रखा है आपको। तो देखते हैं, द वर्ल्ड पॉपुलेशन which was around 2 billion in 1900 rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011। तो ये बच्चों फिगर्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी, 2 बिलियन थी बच्चों। 2000 में कितनी हुई, 6 बिलियन हो गई। 2011 में कितनी थी, 7.2 बिलियन हो गई। A similar trend was observed in India to इंडिया की पॉपुलेशन की यदि हम बात करें बच्चों, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त कितनी थी, 350 मिलियन बच्चों। फिर 1 बिलियन हो गई 2000, और 2011 का जो सेंसेक्स था बच्चों, उसके हिसाब से 1.2 बिलियन थी। आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। यदि हम बात करें तो 130 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन इस समय हमारी कंट्री में है बच्चों। A rapid decline in death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reasons for this। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि भाई हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट कर लिया, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई, एजुकेशन का लेवल बढ़ गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को भी अब कपल्स यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। फिर क्या कारण है कि अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, अभी भी पॉपुलेशन कंट्रोल उतना अच्छे से एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है। तो उसका एक कारण ये भी है कि भाई हमने ये जो एडवांसमेंट करा है, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल काफी बढ़ गए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज काफी बढ़ गई है, टाइमली डिजीज का पता चल जाता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का बढ़ा है, तो इसकी वजह से भी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। कारण डेथ रेट कम हो गई है। अब पहले जितने लोग मरते थे बीमारियों से उतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं बच्चों, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है, डेथ रेट भी कम हो गई, सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, डेथ रेट कम हो गई, मतलब जी ज्यादा रहे हैं लोग, ठीक है। तो लेकिन ये अच्छी चीज है। तो एक बार क्या होता है कि जब भी कोई बदलाव होता है तो शुरुआत में तो दिक्कत आती है, लेकिन अब क्योंकि चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है तो धीरे धीरे ये पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। और यदि आप पढ़ते हो लगातार अखबार को या न्यूज वगैरह देखते हो, तो रिसेंट ट्रेंड्स यही कह रहे हैं कि अब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रही है, और पहली बार काफी एक कम लेवल पर आई भी है अभी बच्चों रिसेंटली, ठीक है। अब यहां पर ये जो टर्म्स यूज किए हैं बच्चों, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनका क्या मतलब है और क्या सिग्निफिकेंस है ये सुन लो। ये दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं बच्चों जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो कंट्री किस कैटेगरी में आती है। क्या वो एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, क्या वो एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील यानी कि डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, या अंडर डेवलप अविकसित देश है बच्चों। जो देश डेवलप्ड होगा वहां पर हमेशा फीमेल्स और बच्चों की अच्छी केयर होती है, और वहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ होना बच्चों, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट फीमेल्स की डेथ रेट को ये इंडिकेट करती है। कौन सी फीमेल्स की, सारी फीमेल्स नहीं बच्चों, प्रेगनेंसी या डिलीवरी की वजह से जो डेथ्स होती है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आती है। अभी सिंपल वे में यदि आप समझना चाहो, बिल्कुल स्पेसिफिक डेफिनेशन MBBS में आएगी, अभी कोई आपसे नहीं पूछेगा। तो ड्यू टू प्रेगनेंसी जो डेथ हो रही है बच्चों, वो तभी होती है फीमेल्स में ज्यादा जब उनकी प्रॉपर केयर नहीं की जा रही और हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं हो। डेवलप्ड नेशंस में ऐसा नहीं होता, तो वहां पर MMR कम है। इसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बच्चों, इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम एज का बच्चा, इनकी जो डेथ रेट होती है कि भाई 1 साल में 1000 बर्थ पर कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं बच्चों। तो ये भी कहां पर कम होगी, डेवलप्ड नेशंस में कम होगी, क्योंकि वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज और बच्चों की केयर अच्छी होती है। तो जहां पर MMR IMR कम है, इसका मतलब वो नेशंस डेवलप्ड हैं, विकसित हैं। जहां पर रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है वो विकासशील हैं, जैसा हमारा देश। अभी हमारे देश में ये MMR IMR पहले से कम तो हो गई, लेकिन अभी इतनी कम नहीं हुई कि हम हमारे देश को डेवलप्ड बोल सकें। और अफ्रीकन कंट्रीज में आप चले जाओगे बच्चों, तो वहां पर
ये काफी ज्यादा है, अभी वो अंडर डेवलप्ड नेशंस में आते हैं, ठीक है। तो अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, MMR, IMR as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reasons for this। तो यहाँ पर बताया कि भाई जैसे जैसे हमारा देश डेवलप हो रहा है तो ये डेथ रेट कम हो रही है, MMR कम हो रही है, IMR कम हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, रिप्रोड्यूसिबल एज में जो लोग हैं उनका नंबर बढ़ रहा है। तो अभी ये कुछ कारण है जिसके कारण से हम पॉपुलेशन को एक नीचे के लेवल पे नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन हाँ क्योंकि अब हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये काम हो जाएगा बच्चों। थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल, हम ला तो पाए लेकिन बहुत कम। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। कितनी थी? 2% से थोड़ी कम थी बच्चों, दैट इज 20 per 1000 per year, अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। तो मतलब अभी भी हम यदि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो बच्चों इतनी है कि यदि इसी रेट से चलती रही हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो अभी भी हम बहुत रैपिडली बढ़ते रहेंगे, जनसंख्या विस्फोट जारी रहेगा। तो अभी भी इस पर बहुत अच्छे से काम करना जरूरी है। The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods। तो अभी भी कुल मिलाकर जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जिस पर्पज से चालू हुआ था वही बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि भाई यदि रिप्रोड्यूसिबल एज में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव कपल्स जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करें, फैमिलीज को छोटा रखें, 1 या 2 बच्चे पैदा करें, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करें, पूरी क्रिकेट टीम नहीं बनाए यदि, तो ही पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया कि भाई समय समय पर गवर्नमेंट ने कई स्लोगन्स दिए, हम दो हमारे दो, बहुत कॉमन और फेमस स्लोगन है V2 R2। पहले था हम दो हमारे 3, शुरुआत में तो ये होता था कि भाई ठीक है कि 3 बच्चे तो कम से कम होने ही चाहिए, फिर धीरे धीरे हुआ कि नहीं कि भाई 2 ही बहुत हैं, और आजकल तो कहते हैं कि भाई 1 ही बहुत है ना। मेनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म, है ना। अब जो वर्किंग कपल्स हैं वो तो कहते हैं कि भाई 1 बच्चा पाल लो वही बहुत है, उसको पालने में पसीना आ जाते हैं। Statutory raising of marriageable age of the females to 18 years and that of males to 21 years and incentives given to couples with small families are 2 of the other measures taken to tackle this problem। साथ ही साथ बच्चों एक और काम किया गवर्नमेंट ने, पहले शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी, जितनी जल्दी शादी होगी लाइन उतनी लंबी होगी, तो फिर मैरिज की एज को भी डिसाइड कर दिया कि भाई 18 साल से कम फीमेल और 21 साल से कम मेल की शादी करना इलीगल होगा, क्राइम होगा। एक और काम करा गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि यदि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट ने करा है कि भाई जिनकी छोटी फैमिली उनको इंसेंटिव्स बेनिफिट दिए जाए ताकि वो मोटिवेट हो छोटी फैमिली रखने के लिए, बाकी लोग भी मोटिवेट हो छोटी फैमिली रखने के लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट हर तरह से जो भी कर सकती है सारे काम कर रही है भाई। जहाँ पनिशमेंट देने की जरूरत है वहाँ पनिशमेंट पेनल्टी लगा रही है, जहाँ पर रिवॉर्ड देने की जरूरत है वहाँ पर रिवॉर्ड भी दे रही है। यही काम स्टूडेंट्स के साथ भी करना पड़ता है भाई, तभी आप लोग पढ़ते हो, नहीं तो नहीं पढ़ते हो। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो बात होगी बच्चों वो बात होगी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। अब इस चैप्टर में, बाकी बचे हुए चैप्टर में अपन क्या क्या चीजें देखते हैं मेनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसमें हम वो सारे मेथड्स देखेंगे जिससे जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको अवॉइड किया जा सके। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बच्चों, और लास्ट में इनफर्टिलिटी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बच्चों कई टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरीज एनसीईआरटी ने बता रखी। नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स जो पहले यूज किए जाते थे अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए हैं बच्चों, है ना। बैरियर मेथड्स, आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस फुल फॉर्म होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो टैबलेट के फॉर्म में ली जाती हैं बच्चों, उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में, इंजेक्शंस के फॉर्म में भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं। इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे बच्चों सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो कि परमानेंट मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, इनको हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। ठीक, एक एक करके सबको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स की, इनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं बच्चों। नेचुरल मेथड्स तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई मैन मेड स्ट्रक्चर, कोई मैन मेड प्रोडक्ट, है ना, कोई गोली, कोई केमिकल, कोई डिवाइस, कुछ यूज नहीं होता। नेचुरल जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, उसी के कंसेप्ट को हम यूज करते हुए कॉन्ट्रासेप्शन अचीव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए नेचुरल मेथड्स बोला। ये मेथड्स क्योंकि पहले यूज होते थे जब तक साइंस में बहुत एडवांसमेंट नहीं हुआ था, इसलिए ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं बच्चों। 3 मेथड्स इसके अंदर हमें देखने हैं सॉरी थोड़ा गला खराब हो रहा है बच्चों। 3 मेथड्स हमें इसके अंदर देखने बच्चों, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, एंड तीसरा हमें देखना है लैक्टेशनल अमेनोरिया।
एक एक करके तीनों समझाऊंगा पहले, फिर रीड आउट करेंगे बच्चों। ग्रीन में है इसका मतलब येलो से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन से, यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं बच्चों, और कॉन्ट्रासेप्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को रोक देना, ऐसा कोई काम जो आप पहले कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे हो, जिसको रोक दिया है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, किसी एक्टिविटी को कुछ समय के लिए रोक देना। यहां पर किस चीज को रोकने के लिए कहा है? इंटरकोर्स को, मेटिंग बिटवीन दी कपल्स को बच्चों, मेटिंग बिटवीन दी पार्टनर्स को, सेक्सुअल क्वाइटस को रोकने के लिए कहा है ना। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके, वहां पर अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ ली, और वहां पर अपन ने ये पढ़ा था कि ज्यादातर फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो करीब 28 से 30 दिन की होती है, करीब करीब 1 महीने की होती है। और वहां पर जो ओवुलेशन होता है बच्चों, ओवम रिलीज होता है, वो करीब 14th to 15th डे ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है। उससे 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 से 17 दिन का समय होता है, 10th डे से लेकर 17th डे तक का जो समय होता है, वहां पर ओवम रिलीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और वहां पर मैंने आपको एक और चीज बोली थी बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कि भाई जो ओवम का लाइफ स्पेन होता है वो 24 घंटे होता है, स्पर्म्स का 48 घंटे 48 आवर्स होता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है भाई, जब ओवम होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी होगी, और ओवम के रिलीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि इस समय में कपल मेटिंग नहीं करे, इंटरकोर्स नहीं करे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बच्चों। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं होगी, कॉन्ट्रासेप्शन अचीव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो 10 से 17 दिन का समय है, इसी समय प्रेगनेंसी इंड्यूस होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो इसको तो कहते हैं फर्टाइल पीरियड। और कहा जाता है कि भाई इस समय कपल मेटिंग ना करे। और इसके बाहर का जो समय होता है 10 दिन से 10th डे के पहले का समय और 17th डे के बाद का समय, उसको हम कहते हैं सेफ पीरियड। अब आप सोच रहे होंगे सर बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है ये तो फिर बाकी के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की क्या जरूरत है? तो जरूरत ये है बच्चों कि मैंने आपको एक और चीज बोली थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त, शायद आप भूल गए हो, आपके दिमाग की घंटी नहीं बजी अभी तक, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कई बार फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 दिन की भी हो जाती है, कई बार 50 दिन की भी हो जाती है, 50 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं, कई बार 20 दिन में आ जाते हैं, कई बार 15 दिन में ही आ जाते हैं। मींस अनप्रिडिक्टेबल है ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यदि मान लो किसी फीमेल में 20 ही दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल रह गई, कोई साइकिल है ना, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ओवुलेशन का डे आप कैसे निकालोगे, टोटल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14। तो यदि 20 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वहां पर डे ऑफ ओवुलेशन क्या होगा बच्चों, 6th डे, 6ठे दिन पर ही ओवुलेशन हो जाएगा। और यदि ये मेथड यूज करा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। चोट हो जाएगी भाई, आई बात समझ में, इसीलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता। ज्यादातर नेचुरल मेथड्स की फेलियर रेट बहुत ज्यादा है बच्चों, कोई भी डॉक्टर इनको सजेस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus. Abstain का मतलब अवॉइड करना, coitus नहीं करते हैं from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. Its chances of fertilization are very high during this period. इसको हम safe period, fertile period कहते हैं बच्चों। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. आ गया समझ में? 10 दिन से पहले और 17वें दिन के बाद का जो समय होगा दैट इज नोन एज सेफ पीरियड। 10th to 17th डे के बीच का पीरियड फर्टाइल पीरियड, इसमें क्वाइटस नहीं करना होता है। फिर हम बात करेंगे बच्चों सेकंड नेचुरल मेथड की, दैट इज विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस, है ना। सिंपल, क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस को बीच में ही इंटरप्ट कर देना, रोक देना। क्वाइटस के दौरान होता क्या है बच्चों, द मेल पार्टनर इंट्रोड्यूसेस हिज पेनिस इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, और पेनिस से फिर सीमन रिलीज होता है इनटू द वजाइना, और सीमन में स्पर्म्स होते हैं जो वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर यह मेथड क्या बोलता है कि भाई ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट और क्वाइटस बिटवीन मेल एंड फीमेल, यदि मेल पार्टनर जस्ट बिफोर द इजेकुलेशन ऑफ द सीमन, मतलब सीमन जब पेनिस से बाहर निकलने वाला हो इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, जब इंसेमिनेशन होने वाला हो इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, उसके पहले ही यदि मेल पार्टनर अपने पेनिस को वजाइना से बाहर विड्रॉ कर ले, निकाल ले, तो फिर जो सीमन है वो वजाइना में नहीं इजेकुलेट होगा, वजाइना में नहीं रिलीज होगा, वो बाहर रिलीज होगा आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल।
आगे बात समझ में? तो जब सीमन ही नहीं गया वजाइना में तो अगेन स्पर्म्स नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। बट अगेन दिस मेथड इज नॉट रिलायबल, क्योंकि बच्चों कई बार क्या होता है कि जस्ट बिफोर इवन बिफोर द प्रॉपर इजेकुलेशन कुछ अमाउंट ऑफ स्पर्म्स जो हैं विद द हम कह सकते हैं कि जो प्री इजेकुलेशन फ्लूइड होता है बच्चों उसके साथ वजाइना में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। प्लस टाइमिंग ऑफ विड्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको भी रिलाई नहीं कर सकते, फेलियर रेट बहुत ज्यादा है बच्चों, अगेन नॉट एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स। तो विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजेकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तीसरा मेथड बच्चों लैक्टेशनल अमेनोरिया। लैक्टेशन का मतलब द एक्ट ऑफ फीडिंग द न्यूबॉर्न विद द मिल्क ऑफ द मदर। जब भी बच्चा बोर्न होता है बच्चों तो मदर उसको अपना खुद का दूध पिलाती है, दैट इज नोन एज लैक्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल, ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल। और बच्चों जब तक ये लैक्टेशनल पीरियड चलता है तो यहां पर जो मिल्क सिंथेसिस होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है बच्चों? वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिंथेसिस। और बच्चों जब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होगा, जब तक इसका लेवल ज्यादा होता है बच्चों, तो एक्चुअली ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है बच्चों जब तक ये ज्यादा होता है ये सप्रेस करके रखता है किसको? गोनेडोट्रोफिन्स को। किसको सप्रेस करके रखता है बच्चों? गोनेडोट्रोफिन्स को सप्रेस करके रखता है। और जब गोनेडोट्रोफिन्स यानी कि LH एंड FSH, और बच्चों जब तक गोनेडोट्रोफिन्स सप्रेस होकर रहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होगी, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होती तो हम उस कंडीशन को कहते हैं अमेनोरिया। तो यहां पर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जब मदर ब्रेस्ट फीड करती है अपने बच्चों को, तो वो जो शुरुआत का 6 महीने का समय होता है बच्चों, जब मिल्क सिंथेसिस काफी ज्यादा हो रहा होता है ब्रेस्ट के अंदर, उस वक्त प्रोलैक्टिन का लेवल भी काफी ज्यादा होता है, गोनेडोट्रोफिन्स कम होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होती है। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही तो ओवुलेशन भी नहीं होगा, ओवम फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ओवम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ठीक है। ये मेथड कहलाता है लैक्टेशनल अमेनोरिया, कि भाई ड्यूरिंग लैक्टेशन यदि कोइटस किया जाए तो कॉन्ट्रासेप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरली मिल जाएगा। बट अगेन नॉट ए रिलायबल मेथड। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रोलैक्टिन के लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों, और ये प्रोलैक्टिन का लेवल कम ज्यादा होता रहता है। जरूरी नहीं कि पहले 6 महीने में प्रोलैक्टिन लेवल हर फीमेल में इतना ज्यादा रहे कि फिक्स 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो, वेरिएबल है। कई फीमेल्स में डिलीवरी के बाद 2 महीने बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, कईयों में 3 महीने बाद चालू हो जाती है, कईयों में 1 महीने बाद ही चालू हो जाती है, कईयों में 5 महीने बाद चालू होती है। तो अगेन ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि भाई कब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगी, कभी भी ओवुलेशन स्टार्ट हो सकता है। तो अगेन इट इज नॉट एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स। तो लैक्टेशनल अमेनोरिया बच्चों ये जो मेथड है, absence of menstruation due to lactation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, the chances of conception are almost nil. However, ध्यान से पढ़ना, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. इस मेथड के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस पहले 6 महीने में होते हैं, क्योंकि तब प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है, लेकिन तब भी ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि तब भी बहुत वेरिएबिलिटी होती है। मैंने अभी जैसा बोला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 महीने के पहले भी आफ्टर पार्चुरेशन इन लैक्टेटिंग फीमेल्स चालू हो सकती है बच्चों, ठीक है। ये तो बात होगी नेचुरल मेथड्स की। अब हम मॉडर्न डे मेथड्स की बात करेंगे, मॉडर्न डे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बच्चों। इनमें भी 2 तरह के मेथड्स हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी मेथड्स का मतलब जब तक यूज कर रहे हैं तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, जब यूज करना बंद कर देंगे तो प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी पॉसिबल हो जाएगी। और परमानेंट मेथड्स जिनको कराने के बाद चाहकर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, उनमें आते हैं सर्जिकल मेथड्स और स्टेरिलाइजेशन मेथड्स बच्चों। पहले अपन बात करेंगे टेम्पररी मेथड्स की, और उनमें जो सबसे पहले मेथड्स हैं बच्चों वो हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड्स, ठीक है। टेम्पररी मेथड्स में सबसे पहले मेथड्स कौन से पढ़ेंगे बच्चों? अपन बैरियर मेथड्स पढ़ेंगे। बैरियर का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिकल, हर्डल, है ना, किसी चीज 2 चीजों के बीच में कोई ऑब्स्टिकल हर्डल लगा देना बच्चों, ठीक है, रुकावट लगा देना। तो बैरियर मेथड में प्रिंसिपल क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है कि भाई यदि हम स्पर्म और ओवम तो फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म ट्रेवल करके ओवम तक जाता है बच्चों, यदि हम स्पर्म और ओवम के रास्ते में एक बैरियर लगा दें बच्चों, बैरिकेड लगा दें कि भाई स्पर्म उसको क्रॉस करके ओवम तक नहीं पहुंच पाए,
तो ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी बच्चों। दीज आर नोन एज बैरियर मेथड्स। इसमें दो मेथड्स अपने को पढ़ने होते हैं। जो पहला मेथड है दैट इज कॉन्डम्स, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए होता है, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए कॉन्डम्स अवेलेबल है। जो दूसरा मेथड बच्चों अपन पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सर्वाइकल, डायफ्राम्स, कैप्स एंड वॉल्स। ठीक है, पहले बात करेंगे कॉन्डम्स की बच्चों। तो इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। समझा दिया यहां तक। कॉन्डम्स किसके बने हुए होते हैं बच्चों? दे आर बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर, पतले रबर के, या लेटेक्स, रबर लाइक मटेरियल होता है बच्चों, लेटेक्स शीट के बने होते हैं। दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल और वजाइना। मेल में तो पेनिस को कवर करते हैं, पेनिस के ऊपर पहना जाता है बच्चों इनको। ठीक है, यहां पर आपको दिखा भी रखे हैं बच्चों, दिस इज कॉन्डम फॉर मेल एंड दिस इज कॉन्डम फॉर फीमेल बच्चों। ठीक है, जो मेल कॉन्डम है ये पेनिस के ऊपर वेयर किया जाएगा। ये जो एंड है बच्चों ये इसका बंद रहता है, ये ओपन है, इस तरफ से पेनिस के ऊपर इसको वेयर किया जाता है जस्ट बिफोर द कोइटस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो होगा क्या बच्चों, जब पेनिस इसके अंदर है ना, तो जो पेनिस वाला पार्ट है बच्चों दैट इज इनसाइड दिस, तो इससे जब सीमन रिलीज होगा तो वो सीमन कहां कलेक्ट होगा बच्चों? वो सीमन इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, इस जगह पर। ठीक है, तो इसको पहनने के बाद जब पेनिस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना और इजैकुलेशन होता है बच्चों सीमन का, तो वो सीमन इस कॉन्डम के अंदर ही रह जाता है, वजाइना में रिलीज नहीं होता है। आफ्टर द एक्ट इस कॉन्डम को निकाल दिया जाता है और फेंक दिया जाता है बच्चों। डिस्पोजेबल होते हैं कॉन्डम्स, वन टाइम यूज होता है इनका। क्लियर है? आगे बात यहां तक समझ में बच्चों? ठीक है, तो ये तो बात होगी मेल कॉन्डम की। फीमेल कॉन्डम को बच्चों वजाइना में वेयर किया जाता है। इसका भी कंसेप्ट वही है, एक एंड बंद है बच्चों और इसमें भी जो सीमन है वो कलेक्ट हो जाएगा और इसको फिर डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक, अब एक चीज जो मैंने अभी यहां पर छोड़ रखी है, जिसको मैं बिल्कुल लास्ट में लेता हूं बच्चों जब अपन सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लेंगे, वो क्या है कि भाई एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। क्योंकि जब तक अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कंप्लीट करेंगे तब तक ऑटोमेटिकली ये टॉपिक कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी रह नहीं जाए इसलिए अपन यहां पर जो लाइन से बच्चों इनको मार्क तो कर लेते हैं। ये आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट लाइन से बच्चों स्टार मार्क कर लो कि एक अच्छे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या प्रॉपर्टीज है। देखो आइडियल तो कुछ भी नहीं होता, आइडियल तो वो जो 100% परफेक्ट हो, है ना, नियर आइडियल हम कह सकते हैं। तो अब कॉन्डम्स की यदि हम बात करें तो क्या ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स माने जा सकते हैं, नियर आइडियल माने जा सकते हैं? तो मैं आइडियल तो नहीं बोलूंगा लेकिन काफी पॉपुलर है। रीजन बीइंग आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनके अंदर बच्चों। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली, इजी टू यूज होना चाहिए, है ना, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सेक्सुअल एक्ट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो सेक्सुअल एक्ट में जो एक फिजियोलॉजी होती है सेक्सुअल एक्ट की उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, एक्साइटमेंट जो होता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए भाई। इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? सेल्फ यूज पॉसिबल हो, प्राइवेसी प्रोवाइड कर सके यूजर को, यूज के लिए किसी मेडिकल पर्सनल की मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं पड़े, ये सारी चीजें। साथ ही साथ यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। दीज आर द फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उनमें से सक्सेस रेट सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि भाई प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, जो मेन काम है उसका। तो ये सारी चीजें यदि किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में तो हम उसको कहेंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों। कॉन्डम में इनमें से काफी प्रॉपर्टीज है, यूजर फ्रेंडली, इजी टू यूज होता है बच्चों। ठीक है, वन टाइम यूज है, यूज एंड थ्रो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एड्स से भी बचाता है। कैसे? क्योंकि बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, दोनों में से एक पार्टनर जब कॉन्डम को वेयर कर लेता है तो दोनों के जो जेनेटल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, और दोनों के जो जेनेटल फ्लूइड्स हैं, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स बच्चों, सेक्सुअल एक्ट के दौरान जो फ्लूइड सिक्रीट होते हैं वो भी एक दूसरे की बॉडी की डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे। तो डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और इन फ्लूइड्स के थ्रू जो इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होते हैं बच्चों, उनके ट्रांसमिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सक्सेस रेट काफी अच्छी है बच्चों बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स की, इनफैक्ट दोनों ही बैरियर मेथड्स की, तो काफी अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। लेकिन हाँ, आइडियल हम नहीं मान सकते बच्चों, क्योंकि कई प्रॉपर्टीज जो है, आइडियल तो मैंने क्या बोला 100% परफेक्ट जो होता है। हाँ, नियर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की कैटेगरी में हम इनको रख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आपको इनमें मिल जाएगी बच्चों, और इसीलिए काफी पॉपुलर भी हैं। तो ये तो बात होगी। तो मेल में तो पेनिस को कवर करते हैं, फीमेल में सर्विक्स को कवर कर दिया जाता है। वजाइना में बच्चों इसको इंसर्ट किया जाता है ताकि ये सर्विक्स की ओपनिंग को कवर कर ले, फीमेल कॉन्डम।
जस्ट बिफोर द कोइटस यूज किए जाते हैं सो दैट एजुकेटेड सीमन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इन कॉन्डम्स में कलेक्ट होता है फिर उसको फेंक दिया जाता है। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। अब जो नाम याद रखना है, इसमें एक ब्रांड तो है बच्चों निरोध, है ना, इसको हम रेड में कर लेंगे क्योंकि पूछा जाता है। निरोध या डार्क कर दिया है, ठीक है, इसको अपन रेड में ही करेंगे। इसको अपन रब करते हैं, ये पूरा पार्ट रेड में कर लो बच्चों, क्योंकि बैरियर मेथड से क्वेश्चंस आते हैं। चलो यहां तक, ठीक है। तो बच्चों निरोध वो ब्रांड है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये नाम पूछा जा सकता है। फीमेल कॉन्डोम में जो नाम आपको याद रखना है मैं वो लिख देता हूं। एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्डोम, फेमिडोन, ये नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। So Nirod is a popular brand of condom for the male. Use of condoms has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS. Sexually transmitted infections और AIDS से भी बचाता है, इसलिए काफी पॉपुलर है बच्चों। Both the male and female condoms are disposable, use and throw, one time use होते हैं, can be self inserted, खुद यूज किए जा सकते हैं, thereby gives privacy to the user, और इसीलिए नियर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में इनको बोल रहा हूं बच्चों। दूसरे बैरियर मेथड्स जो अपने को देखने हैं बच्चों वो हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ठीक है। क्या होते हैं बच्चों? दीज आर ऑल्सो बैरियर्स मेड ऑफ रबर, ये रबर के बने हुए होते हैं बच्चों। देट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। रीयूजेबल होते हैं बच्चों। जो कॉन्डम्स थे वो तो यूज एंड थ्रो, वन टाइम यूज थे, लेकिन जो सर्वाइकल डायफ्राम्स, कैप्स एंड वॉल्ट्स हैं ये रीयूज किए जा सकते हैं धोकर। Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. क्या कहना चाह रहा है ये? तो यहां पर अपन डाल लेते हैं बच्चों टॉपिक, दैट इज सर्वाइकल डायफ्राम्स, कैप्स, वॉल्ट। तीनों को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि तीनों में सिर्फ शेप का डिफरेंस होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ शेप का डिफरेंस होता है। एक थोड़ा ऐसे होता है, एक थोड़ा ऐसे होता है, एक थोड़ा ऐसे होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। तीनों अप्लाई कहां किए जाते हैं? तो जैसे ये यूट्रस है बच्चों, यूट्रस ऑफ द फीमेल, दिस पार्ट इज सर्विक्स, लोअर पार्ट, लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस, दिस इज वजाइना, दिस इज वजाइना, ठीक है। तो ये जो सर्वाइकल डायफ्राम्स, कैप्स और वोल्ट्स होते हैं बच्चों, इनको कहां पर लगाया जाता है? यहां पर, ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स पे, जस्ट बिफोर द कोइटस। अब कोइटस के पहले यदि इनको यहां पर लगा लिया तो पेनिस कहां पर इंट्रोड्यूस होगा बच्चों? पेनिस विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, यहां पर इंट्रोड्यूस होगा पेनिस, तो सीमन भी यही रिलीज होगा बच्चों। और ये सीमन इस सर्वाइकल डायफ्राम को, वोल्ट को या कैप को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब्स कहां है बच्चों? फेलोपियन ट्यूब्स इधर है, इन तक नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन अब एक अंतर यहां पर आपको दिख रहा होगा, किसमें? कॉन्डम्स में और इनके अंदर बच्चों। कॉन्डम्स में क्या था? जो पेनिस थी, ठीक है, वो और वजाइना की जो वॉल से, म्यूकस मेम्ब्रेन से और जो फ्लूइड से बच्चों वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्डोम आ रही थी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? पेनिस का म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन वजाइना की वॉल के कांटेक्ट में आएगा, फ्लूइड्स भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो ये जो सर्वाइकल डायफ्राम्स, वॉल्ट्स और कैप्स है, जो एडिशनल बेनिफिट कॉन्डम्स में मिल रहा था बच्चों, एसटीआईज से प्रोटेक्शन का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन का, वो यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए कॉन्डम्स सुपीरियर हैं एक तरीके से सर्वाइकल डायफ्राम्स, वॉल्ट्स और कैप्स के कंपैरिजन में, ठीक है बच्चों। एक और चीज जो यहां पर एनसीईआरटी ने आपको बता रखी है, वो क्या बता रखी है कि भाई ये जो बैरियर मेथड है, इनके साथ हम कुछ केमिकल्स को भी यूज कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पर्मिसिडल एजेंट्स। साइडल मैंने अभी बताया था बच्चों, टू किल, ऐसे केमिकल जो स्पर्म्स को किल करते हैं उनको हम कहेंगे स्पर्मिसिडल केमिकल्स या एजेंट्स। ये कई फॉर्म में आते हैं, क्रीम के फॉर्म में, जेली के फॉर्म में बच्चों, फॉर्म्स यानी कि टेबलेट्स के फॉर्म में भी आते हैं। यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो यदि मान लो कोई फीमेल सर्वाइकल डायफ्राम यूज कर रही है, साथ ही साथ वजाइना में यदि स्पर्मिसिडल फॉर्म रख ले
जिससे लगातार स्पर्मिसिडल एजेंट रिलीज होता रहता है, या फिर डायफ्राम के ऊपर क्रीम या जेली लगा ले, स्पर्मिसिडल क्रीम और जेली, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्यों? बैरियर का काम तो हो ही रहा है, साथ ही साथ स्पर्म्स किल भी होंगे, तो उनके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे बच्चों। बैरियर मेथड में जो अपन बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम केमिकल्स वगैरह यूज कर सकते हैं बच्चों, तो केमिकल्स में आपसे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, तो लिख लो स्पर्मिसिडल क्रीम और जेली का एग्जांपल यदि आपसे पूछा जाए बच्चों तो निम 76 याद रखना है, और स्पर्मिसिडल फॉर्म या टेबलेट का एग्जांपल आपसे पूछा जाए बच्चों तो टुडे, आपको नाम याद रखना है। ये एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। तो एक और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मॉडर्न डे मेथड्स में जो टेम्पररी मेथड है बच्चों वो अपन ने कवर कर लिया है। अब अपन किसकी बात करेंगे? अब अपन नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव टेम्पररी मेथड की बात करेंगे, दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बच्चों। अनदर इफेक्टिव, ये भी कॉन्डोम्स की तरह काफी पॉपुलर है बच्चों, काफी इफेक्टिव भी है, अगेन नियर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव उसको माना जाता है। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। बस एक ही नुकसान है, एक ही ड्रॉबैक है यहाँ पर इन कंपैरिजन टू बैरियर मेथड्स, कि इनको यूज करने के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर्स या नर्सेज ही इनको इंसर्ट कर सकते हैं यूट्रस के अंदर। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रा मींस इनसाइड, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर इंसर्ट यानी कि प्लांट किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। एक आईयूडी कैसा दिखता है बच्चों? यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कॉपर टी का, इस तरह का आईयूडी होता है बच्चों, है ना। इसके पीछे 2 धागे लगे हुए होते हैं। कैसे और कहां इंसर्ट किया जाता है पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों। तो यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है इसको, यहां पर हम डायग्राम बना लेते हैं। एक आईयूडी की बात कर रहे हैं, हेडिंग डाल लो भाई, कंफ्यूजन नहीं हो बाद में। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे डाउनलोडेबल फॉर्म में, चिंता मत करो। कहां पर मिल जाएंगे बच्चों? हमारे साइट के ऊपर, दैट इज soching.net। कब मिलेंगे? लेकिन जब चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो आईयूडी बच्चों, अगेन यूट्रस, दिस इज यूट्रस, दिस इज वजाइना। तो अभी जो अपन ने कॉपर टी देखी थी बच्चों, वो कॉपर टी इस तरह से यहां पर लगाई जाती है, ठीक है। और इससे जो धागे थे वो ये बाहर, सिंप्लीफाइड वे में बना रहा हूं एग्जैक्टली। अपन आपको कि सर के यहाँ के डायमेंशंस में वेरी करेंगी चीजें, साइज है ना, रिलेटिवली सबका अलग अलग होगा यहाँ पर, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट आप समझ पाओ। अभी मेरा मेन फोकस उस चीज पे है। तो जैसे ये आईयूडी है बच्चों, है ना, अपन मान लो कॉपर टी आईयूडी यहाँ पर इंसर्ट कर रखी है यूट्रस के अंदर। तो होता क्या है बच्चों, जो आईयूडी है जो शुरुआत में यूज की जाती थी उनको अपन फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज कहते हैं, या नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज भी कहते हैं बच्चों। उसका एक एग्जांपल जो हमें याद रखना है, लिपीज लूप, प्लास्टिक की बनी हुई होती थी यूजुअली। अब उनको जो अपन है शेप उनका अलग था बच्चों, है ना। लिपीज लूप यदि मैं आपको बात करूं तो लिपीज लूप का शेप कुछ इस तरीके का था, उसको भी यूट्रस के अंदर अपन इंसर्ट करते थे, लिपीज लूप। तो जब किसी आईयूडी को यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है तो बच्चों ये किसके कांटेक्ट में आ रही है? आईयूडी यूट्रस की वॉल के कांटेक्ट में आ रही है। और जब भी कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी के टिश्यू के कांटेक्ट में आता है तो इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि भाई ये चीज बाहर से आई है, बॉडी की नहीं है, नॉन सेल्फ है, फॉरेन है, और उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिएक्शन शो किया जाता है, जहां पर इन्फ्लेमेशन होता है बच्चों। इन्फ्लेमेशन में इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है बच्चों टिश्यू की। तो यहां पर क्या होगा, जब किसी फीमेल के यूट्रस में इस आईयूडी को इंसर्ट किया जाएगा तो इरिटेबिलिटी ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस होती है, वो बढ़ जाएगी बच्चों। वहां पर हम कह सकते हैं माइल्ड इन्फ्लेमेशन या माइल्ड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस चालू हो जाएंगे। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन बच्चों, है ना। सेरोटोनिन से यहाँ पर क्या होगा, स्मूथ मसल्स में स्लाइट कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो जाएंगे, हल्की सी स्वेलिंग आ जाएगी बच्चों। तो इसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है बच्चों, ये कैसी हो जाएगी, हम कहेंगे इरिटेबल हो गई है। और इरिटेबल होने की वजह से होगा क्या बच्चों, यदि मान लो इस फीमेल के अंदर ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होकर जाइगोट बन गया है, वो जाइगोट जब यूट्रस में आएगा इम्प्लांटेशन के लिए, अटैच होने के लिए बच्चों, ताकि प्रेगनेंसी इंड्यूस हो सके, तो वो अटैच ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम इस समय प्रॉपर्ली नॉर्मल नहीं है, इरिटेबल है, और वो इस जाइगोट को रिसीव नहीं करेगी, इंप्लांट नहीं करेगी, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं होगी। एक और चीज, ये जो यहां पर माइल्ड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस चालू हो रहे हैं, उसकी वजह से जब सीमन रिलीज होगा बच्चों वजाइना के अंदर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मैक्रोफेजेस क्या होती है, फेगोसाइटिक सेल्स होती है बच्चों, जो फॉरेन सेल्स को एनगल्फ करके डैमेज कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मैक्रोफेजेस की फेगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा स्पर्म्स को एनगल्फ करके फेगोसाइटोस करके किल कर देगी, तो ऑटोमेटिकली स्पर्म्स के ओवम तक पहुंचने के चांसेस कम हो जाएंगे।
तो दीज आर द मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन ऑफ एन आईयूडी। ये हमने किसके मैकेनिज्म की बात करी है? जो शुरुआत में आईयूडीज बनी थी, जिनमें कोई केमिकल नहीं लगा हुआ होता था, उनकी बात करिए। उनको हम नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज कहते थे बच्चों। धीरे धीरे एडवांसमेंट्स हुए और नई आईयूडीज आ गई। कौन कौन सी आई अभी देखते हैं। तो बेसिक मैकेनिज्म तो आई थिंक सबको समझ में आ गया आईयूडीज का, ठीक है। These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs। एग्जाम्पल बता दिया बच्चों मैंने, लिपीज लूप। उसके बाद फिर आई मेडिकेटेड बच्चों, ठीक। तो इसके बाद जो आई है उनको हम क्या कहते हैं? मेडिकेटेड आईयूडीज। मेडिकेटेड। तो मेडिकेटेड आईयूडीज में कौन कौन सी आईयूडीज आ जाएगी बच्चों? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। एग्जाम्पल्स कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड दी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में दो एग्जाम्पल्स याद रखना, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 बच्चों। इनमें जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है, इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले मान लो लिपीज लूप आया शुरुआत में, सिर्फ है ना पीवीसी का, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई प्लास्टिक का बना हुआ था, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ बच्चों? इस तरह के आईयूडीज आने लगे जिनके ऊपर अपन ने क्या करा कि ये जो प्लास्टिक की रोड थी इसके ऊपर अपन ने कॉपर वायरिंग लगा दी, जिससे धीरे धीरे कॉपर रिलीज होता रहता है। कॉपर इम्प्रेग्नेट कर दिया बच्चों अपन ने, ठीक है। अब इस कॉपर का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा? जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है बच्चों, वो जो एक बेसिक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी थी, जो इरिटेबिलिटी ऑफ द एंडोमेट्रियम को बढ़ाती है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को बढ़ाती है, वो काम तो कर ही रही है। एक एडिशनल बेनिफिट और दे देती है कि इनसे जो कॉपर लगातार रिलीज होता रहता है इनटू द सिक्रीशंस ऑफ द सर्विक्स एंड यूट्रस बच्चों, वो कॉपर स्पर्म्स की मोटिलिटी को स्लो डाउन कर देता है। स्पर्म्स के आगे बढ़ने की जो स्पीड है बच्चों उसको कम कर देता है, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एग्जांपल्स आपको देखें, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। यहां पर ये जो नंबर्स हैं बच्चों 7, 375, ये सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं कॉपर के उस आईयूडी के ऊपर, ठीक। फिर आई बच्चों इस समय जो सबसे ज्यादा पॉपुलर आईयूडीज में वो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। प्रोजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन के जैसे केमिकल्स को रिलीज करने वाली आईयूडीज है बच्चों ये, ठीक है। प्रोजेस्टासर्ट में तो प्रोजेस्ट्रोन है बच्चों, LNG-20 में लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है, जो कि प्रोजेस्ट्रोन का एक एनालॉग है ना, प्रोजेस्ट्रोन लाइक एक्टिविटी वाला एक केमिकल है। ये क्या करती हैं बच्चों? अगेन जो बेसिक आईयूडी थी नॉन मेडिकेटेड, उनका तो यहां पर भी रहेगा। इसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की इरिटेबिलिटी ऑफ एंडोमेट्रियम बढ़ा रही है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स बढ़ा रही है, क्योंकि ये भी इंसर्ट तो यूट्रस में और ये फॉरेन मटेरियल, लेकिन इनसे लगातार फीमेल के ब्लड में क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन लाइक हार्मोन। क्या करता है बच्चों ये प्रोजेस्टेरोन लाइक हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन? ऑलरेडी अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छे से मैंने आपको बताई थी बच्चों। प्रोजेस्टेरोन किसको सप्रेस करता है बच्चों? मैंने बताया था आफ्टर द ओवुलेशन LH हार्मोन को सप्रेस करने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है बच्चों। अब ऐसी फीमेल्स जिनके अंदर अपन ने हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज को इंसर्ट कर रखा है बच्चों, उनमें तो क्या हो रहा है? लगातार ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है स्मॉल अमाउंट में। तो यदि अपन इस चीज को देखें बच्चों, लगातार यदि प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन ने क्या देखा था बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल की यदि मैं बात करूं, है ना, फर्स्ट डे से लेकर 28th डे की बात करूं, बीच में 14th डे ऑफ ओवुलेशन, तो शुरुआत में प्रोजेस्टेरोन लेवल बिल्कुल कम था, क्योंकि ओवुलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटेम बनता है उसी से रिलीज होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और लास्ट में आकर फिर कम हो जाता है बच्चों, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, है ना। प्रोजेस्टेरोन का ये कर्व आता है। लेकिन ऐसी फीमेल जिनमें प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग आईयूडी को इंसर्ट कर दिया है, उनमें तो लगातार इस आईयूडी से ब्लड में प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है। तो इन फीमेल्स के अंदर क्या होगा बच्चों? जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो गया है बच्चों। यहां पर अपन ने किसका कर्व बनाया? प्रोजेस्टेरोन का। रेड वाला है वो आईयूडी के साथ है, जो ब्लू वाला है वो विदाउट आईयूडी है बच्चों। अब यदि ओवुलेशन के पहले भी प्रोजेस्टेरोन रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है बच्चों, तो ओवुलेशन के पहले भी ये LH को सप्रेस करेगा, और यदि LH सप्रेस होगा बच्चों, तो ओवुलेशन के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, ओवुलेशन तभी होता है जब LH अपने पीक लेवल पे जाता है, एक बहुत हाई लेवल पे शूट करता है, जिसको हम कहते हैं LH सर्ज। ध्यान से समझना, कंसेप्चुअल चीज है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन एक्चुअली बच्चों क्या कर रहा है यहां पर? क्योंकि जब हम प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग आईयूडी को किसी फीमेल में इंसर्ट करते हैं, तो उसमें लगातार राउंड दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है मिनिमम से। यह प्रोजेस्टेरोन LH को कम करता है, जिसके कारण से LH अपने उस पीक लेवल LH सर्ज तक नहीं पहुंच पाता। LH सर्ज तक नहीं पहुंच पाएगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलती रहेगी लेकिन ओवुलेशन नहीं होगा।
आगे बात समझ में क्लियर है बच्चों? ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जहां पर ओवुलेशन नहीं हो रहा है लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चल रही है, उनको बच्चों अपन क्या कहते हैं? एनओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज क्या कर रही है बच्चों? ये किस तरह की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इंड्यूस कर देती है? एनओव्यूलेटरी। अब जब ओवम ही रिलीज नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे भाई, होगा ही नहीं, बिना ओवम के कैसे होगा? और इसीलिए बच्चों ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज बहुत पॉपुलर हो गई है। एफिकेसी बहुत ज्यादा है क्योंकि जो नॉन मेडिकेटेड आईओडी का मैकेनिज्म था वो तो प्रोवाइड कर ही रही है, साथ में एनओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल कर रही है। ठीक है। दूसरा बच्चों, एक बार इंसर्ट करने के बाद करीब करीब 10 साल तक फिर और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार इंसर्ट करने के बाद 10 साल तक ये इंसर्ट रहती है बच्चों, यदि कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा हो तो। यूजुअली 2 ही मेन साइड इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से निकालनी पड़ती है आईओडी। एक, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो निकालनी पड़ती है इनके इंसर्शन से, या फिर कई बार ब्लीडिंग चालू हो जाती है इनके इंसर्शन के बाद तो निकालनी पड़ती है। बाकी बहुत सेफ है बच्चों, है ना। ज्यादातर आईओडीज का यदि अपन ओवरऑल रेंज की बात करें तो 3 से 10 साल का ड्यूरेशन होता है बच्चों कॉन्ट्रासेप्शन का। जो नॉन मेडिकेटेड आई थी शुरुआत में लिपीज लूप वगैरह वो 3 से 5 साल का प्रोवाइड करती थी। अब जो चल रही है बच्चों वो 10-10, 15-15 साल तक एक बार इंसर्ट करने के बाद वापस से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती बच्चों। तो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोवाइड करती है कॉन्ट्रासेप्शन का, इसीलिए बहुत पॉपुलर है बच्चों। आ गया समझ में सारे? आई थिंक मेरे हिसाब से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आगे होंगे। नॉन मेडिकेटेड में लिपीज लूप में सिर्फ इरिटेबिलिटी ऑफ एंडोमेट्रियम बढ़ रही है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स बढ़ रहा है। फिर मेडिकेटेड में 2 टाइप की पड़ी, कॉपर रिलीजिंग के अंदर जो नॉन मेडिकेटेड का मैकेनिज्म था उसके साथ साथ दे सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, वो बढ़ रहा है। और जो हार्मोनल है उसमें नॉन मेडिकेटेड के मैकेनिज्म के साथ साथ क्या मैकेनिज्म बढ़ रहा है? एनओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इंड्यूस हो रही है। तो आईओडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस, द कॉपर आयंस रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी and the fertilizing capacity of sperm. The hormone releasing iodines in addition क्या करती है भाई? Make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. iodines अब यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, cervix को hostile बना देती है sperms के लिए। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली बच्चों प्रोजेस्टेरोन LH को सप्रेस करके ओवुलेशन को तो प्रिवेंट कर ही रहा है, साथ ही साथ बच्चों प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियम भी बढ़ाता है, यूट्रस की ग्लैंड से सिक्रेशन को बढ़ा देता है और सिक्रेशन ज्यादा अमाउंट में और थिक रिलीज होता है। अब ऐसा सिक्रेशन जो ज्यादा भी है, थिक भी है, उसमें से भी स्पर्म्स को मूव करने में दिक्कत आएगी, यानी कि स्पर्म्स के लिए एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। और अनफेवरेबल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों हॉस्टाइल, यानी कि एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है स्पर्म्स के लिए। आईओडीज आर आइडियल, अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि भाई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, लेकिन पूरी लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये ओवरऑल आइडियल नहीं कह रही। किन फीमेल्स के लिए आइडियल मान सकते हो इनको? फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। मान लो एक बच्चा हो गया और कपल चाहता है दूसरा बच्चा 5 साल बाद हो, तो वो आईओडी इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसके अलावा और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या नई शादी हुई है, चाहता है कपल के भी 2 साल तो कोई बच्चा नहीं हो तो आईओडी इंसर्ट कर सकते हैं और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसको ऐसी फीमेल्स जो या तो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, बच्चों के बीच में स्पेस रखना चाहती है, गैप रखना चाहती है, उन कपल्स के लिए, फीमेल्स के लिए इसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है। तो ये भी बैरियर मेथड्स की तरह, पर्टिकुलरली कॉन्डम्स की तरह एक नियर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है बच्चों। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ये लाइन पूछी जाती है, याद रखना। यदि आ जाए कि भाई वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया कौन सा है, याद रखना आईओडीज। तो जो नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आफ्टर आईओडीज वो क्या है बच्चों? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऐसी टैबलेट्स जिनको ऑरली लिया जाता है, मुंह से लिया जाता है और फिर वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है। कैसे करती है वो मैकेनिज्म समझने की चीज है जो एनसीईआरटी ने अच्छे से नहीं समझा रखा है। तो मैकेनिज्म बच्चों अच्छे से कंसेप्चुअली समझ लेना, अभी समझाऊंगा। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। तो ये जो ओरल पिल्स होती है बच्चों, इनमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, क्या केमिकल सब्सटेंस होता है? आइदर ओनली प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन लाइक हार्मोन्स, या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन होती है बच्चों। अब इसमें जो आपसे पूछी जाती है बच्चों, मेनली 2 तरह की पिल्स पूछी जाती है। एक तो डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डेली ओसीपीज, और दूसरी बच्चों आपसे पूछी जाती है वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वीकली ओसीपीज। वीकली ओसीपीज में जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है बच्चों पिछले 5 साल के पेपर में, वो है सहेली, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी एनसीईआरटी ने शुरुआत में बात करी थी। मैंने वहां पर बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा, तो आज अभी हम सहेली के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले हम बात करेंगे डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऐसी पिल्स जिनको कॉन्ट्रासेप्शन के लिए डेली लेना जरूरी होता है बच्चों। तो यही आपको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन भी कर रखी है यहाँ पर। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स।
पिल्स हैव टू बी टेकन डेली, यहां पर किसकी बात हो रही है बच्चों, डेली ओसीपीज की, यहां पर वीकली ओसीपीज की अभी बात नहीं हो रही है। फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो होता क्या है बच्चों, ये जो डेली ओसीपीज आती है, इसमें जो गोलियों की स्ट्रिप आती है, जो पिल्स की टैबलेट्स की स्ट्रिप आती है बच्चों, उसमें 21 हार्मोनल पिल्स होती है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये जो हार्मोनल पिल्स होती है, इनको कब स्टार्ट करना होता है बच्चों, विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब स्टार्ट करना होता है, विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 1 से 5 दिन में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो फीमेल इन डेली ओसीपीज को यूज कर रही है, उसने इन पिल्स को कब स्टार्ट किया बच्चों, 3rd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे स्टार्ट किया। अब यदि 3rd डे पे स्टार्ट किया है तो इस स्ट्रिप में कितनी हार्मोनल पिल्स होगी बच्चों, 21। तो ये कब खत्म हो जाएगी बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पे खत्म होगी, यदि 3rd डे पे स्टार्ट किया है तो 23rd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे खत्म होगी। ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा है, 23rd डे पे खत्म हो गई। फिर देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। फिर 7 दिन का गैप देना होता है। अब ये जो 7 डेज का गैप आएगा बच्चों, इस गैप में मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऑलरेडी मैं आपको आयोडीज, जो हार्मोनल आयोडीज हमने पढ़ी थी बच्चों, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG20 लास्ट लेक्चर में, वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आयोडीज, हार्मोनल आयोडीज का था बच्चों, नॉट कन्वेंशनल, नॉन मेडिकेटेड की बात नहीं कर रहा हूं, हार्मोनल आयोडीज का जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, वही मैकेनिज्म इन डेली ओसीपीज का भी है। क्योंकि 3rd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इस फीमेल ने प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की पिल्स लेना चालू कर दिया, तो ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन किसको सप्रेस करके रखेंगे बच्चों, LH हार्मोन को सप्रेस करेंगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करा था। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हार्मोनल आयोडीज का मैकेनिज्म जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया वो अच्छे से देख लेना बच्चों। वैसे तो यहां पर मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन फ्रॉम द 3rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ही LH को सप्रेस कर देंगे बच्चों, तो ओवुलेशन कब होता है, नियर अबाउट 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यदि 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसी को हम लेकर चल रहे हैं अभी एग्जांपल में। तो क्योंकि LH सप्रेस हो रहा है, तो 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन के लिए क्या जरूरी होता है, LH सर्ज, LH का शूट करना जरूरी होता है एक हाई लेवल पे, एक पीक लेवल पे, जिसको हम LH सर्ज कहते हैं। वो LH सर्ज नहीं आएगा, और यदि LH सर्ज नहीं आएगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, और ओवुलेशन नहीं हुआ है, ओवम नहीं है, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। भाई स्पर्म्स फ्यूज किसके साथ होंगे, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी इंड्यूस नहीं होगी। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, मैंने हार्मोनल आयोडीज में आपको एक और चीज बताई थी कि प्रोजेस्टेरोन सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड्स बढ़ा देता है। ये जो सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ती है बच्चों, इन सिक्रीशंस की वजह से, जो थिक होते हैं, ज्यादा अमाउंट में होते हैं, स्पर्म्स इजीली मूव नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनवायरनमेंट है सर्विक्स का, जो सिक्रीशंस हैं यूट्रस और सर्विक्स के, वो हॉस्टाइल टू स्पर्म्स हैं बच्चों, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं स्पर्म्स के लिए, तो वो भी यहाँ पर होगा। तो एन ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा है, प्लस सर्विक्स विल बिकम हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है इन द मैकेनिज्म ऑफ डेली ओसीपीज। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी बच्चों, इसीलिए कि हम ये चाहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहे, इसीलिए 23rd डे पर 21 ही गोलियां दी हमने। अब 23वें दिन पर जब ये गोलियां खत्म हो गई, 21 गोलियां, तो हमने क्या बोला, देयर विल बी अ गैप ऑफ 7 डेज। अब ये जो गैप है बच्चों 7 डेज का, इसमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल नीचे आएगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल नीचे आते ही जो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हुआ होगा वो शेड ऑफ हो जाएगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये चीज समझाई है, जाकर देख सकते हो वहां पर लेक्चर में, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से समझ लेना वहां पर। और जब एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी तो वापस से एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी। फिर नई मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से 5 दिन के बीच में क्या स्टार्ट करना है, इन डेली ओसीपीज को स्टार्ट करना है बच्चों। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डेली ओसीपीज। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। समझा दिया ये सारी चीजें मैंने आपको। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन बच्चों इनको लॉन्ग टर्म तक नहीं लेना चाहिए। यदि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्लान कर रहा है कोई कपल की भी, ठीक है, 1, 1.5, 2 साल के लिए ही कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो ये पिल्स ठीक है। लेकिन मान लो किसी कपल को 5 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, तो आई विल नेवर एडवाइज डेली ओसीपीज टू बी टेकन। क्यों? क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं यदि इनको लंबे समय तक लिया जाए। इनफैक्ट कुछ कैंसर्स भी फीमेल के अंदर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज डेली ओसीपीज, यदि कई सालों तक लगातार ली जाती है तो बच्चों। पिल्स आर इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स, ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करेंगे बच्चों किसकी, वीकली ओसीपीज की।
वीकली ओसीपी दैट इज सहेली बच्चों। तो सहेली के बारे में देख लेते हैं। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। तो बच्चों ये जो सहेली है इसके अंदर एक्चुअली जो केमिकल है वो स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेंस क्या है, ये स्टेरॉइड्स हैं बच्चों। स्टेरॉइड्स केमिकली लिपिड्स के फैट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। इनको लंबे समय तक लिया जाए तो बॉडी पर साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कैंसर्स तक हो सकते हैं। तो क्योंकि डेली ओसीपी इसको लंबे समय तक लेने में नुकसान है और इनको डेली भी लेना पड़ता है और एक सही समय पे लेना, यदि आज 3 बजे लिए तो प्रेफरेबली अगले दिन भी 3 बजे लेना जरूरी है। याद रखना पड़ता है कि भाई 18 बोलीवी 19वीं 20वीं कौन सा दिन चल रहा है, सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, सारी प्रॉब्लम्स है। इन सबको सॉर्ट आउट इंडियन साइंटिस्ट्स ने किया बच्चों। CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के साइंटिस्ट्स ने वीक में एक ही बार लेने वाली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स बनाए, पिल्स बनाए बच्चों, जिनको नाम दिया गया सहेली। इनके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं है, तो जो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स थे डेली ओसीपीज के बच्चों वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो नॉन स्टेरॉइडल केमिकल है इनके अंदर, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेंट क्रोमेन। नाम याद रखना आ सकता है, सेंट क्रोमेन। एक और नाम है इसका ऑर्मिटॉक्सिफेन। ठीक है बच्चों, दिस इज द केमिकल प्रेजेंट इन सहेली दैट इज अ वीकली ओसीपी। इसके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं होते, याद रखना। इट इज वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो यदि हम स्टेरॉइडल पिल्स के कंपैरिजन में देखें तो बच्चों इस वीकली पिल में जिसमें नॉन स्टेरॉइडल सेंट क्रोमेन है, इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए अब काफ़ी पॉपुलर भी ये हो रही है बच्चों। आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब ये जो सहेली है बच्चों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन 2 साल पहले नीट में आया जो आउटसाइड दी एनसीईआरटी था कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो वो अब अपने को पता होना चाहिए। इस चैप्टर से बच्चों चीज़ें बाहर से आती है और इसीलिए मैं कई चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो सेंट क्रोमेन है बच्चों, ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर का काम करता है। मतलब ईस्ट्रोजन को अपने रिसेप्टर्स पे काम करने नहीं देता बच्चों। अब यदि ईस्ट्रोजन अपने रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर पाएगा तो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट नहीं हो पाएगी। एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट नहीं हो पाएगी तो इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं होगी। तो अल्टीमेटली एक्चुअली क्या करता है, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। और यही पूछा था कि भाई किस मैकेनिज्म से ये कॉन्ट्रासेप्शन दे रहा है, प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहा है, बाय प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। और कौन से रिसेप्टर्स पे काम करता है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर ये एक्ट करता है। ये हमें याद रखना है, इससे ज़्यादा की अभी ज़रूरत नहीं है। नीट नज़दीक आ रहा है, अभी हमें फास्टली चीज़ें रिवाइज करनी है, जितना ज़रूरी उतना ही पढ़ेंगे बच्चों। जो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है हमें, उसके लिए बहुत जल्दी मैं 23 और 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइव लेक्चर्स स्टार्ट करने वाला हूँ इन द मंथ ऑफ जून। वहाँ पर हम तसल्ली से पढ़ेंगे, चीज़ें बहुत मज़ेदार वे में पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, सारे नोट्स आपको बनवाऊंगा, डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल करवाऊंगा, एवरीथिंग विल बी देयर। आपको बायोलॉजी के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज़ माई कमिटमेंट। फिर बच्चों, प्रोजेस्ट्रोजन्स alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin। तो हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर ली। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं बच्चों, ये इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी आ गए हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में जो एग्जांपल आपको याद रखना है बच्चों, वो क्या याद रखना है, यहाँ पर भी हार्मोन्स होते हैं, आइदर प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन होती है इन इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स में बच्चों। इंजेक्शन का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं बच्चों, कॉन्ट्रासेप्टिव की पूरी पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगी आपको सोचिंग.net पे। अब आज का जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो जाएगा, तो आप सोचिंग.net पे जाना, रजिस्टर करना। जैसे रजिस्टर करोगे आपको वहां पर ये डाउनलोडेबल पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो ऑलरेडी 5 चैप्टर हो चुके हैं उनकी भी मिल जाएगी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन का जो एग्जाम्पल बच्चों दैट इज DMP है, ये एक एग्जाम्पल याद रखना है, डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट। और ये कितने समय के लिए बच्चों आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है टू द फीमेल्स फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने में एक इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है। ये तो बात हो गई इंजेक्शन की। होता क्या है इनके अंदर, प्रोजेस्ट्रॉन बच्चों, ठीक है। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, इम्प्लांट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। इम्प्लांट का मतलब कुछ कैप्सूल्स आते हैं बच्चों जिनको स्किन में छोटा सा कट लगा के स्किन के नीचे का जो सबक्यूटेनियस फेट होता है उसमें रख दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। फिर वहां से इन कैप्सूल से धीरे धीरे हार्मोन रिलीज होता रहता है ब्लड में और अपना काम करता रहता है। इनका जो ड्यूरेशन है वो इंजेक्शन से ज़्यादा होता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स की यदि हम बात करें तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों, नॉर प्लांट।
6 कैप्सूल्स आते हैं बच्चों इसमें, इनको स्किन के नीचे डाल देते हैं और जब इनको स्किन के नीचे डाला जाता है तो करीब करीब 3 साल तक फिर और किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको डायग्राम भी दे रखा है बच्चों इन इम्प्लांट्स का, ये देखो यहाँ पर इम्प्लांट्स इस तरह के कैप्सूल्स होते हैं बिल्कुल पतले पतले, इनको स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये बात हो गई इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स की बच्चों। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, तो हार्मोनल आईयूडीज का, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, इंजेक्शंस का और इम्प्लांट्स का मैकेनिज्म एक ही होगा, दैट इज एनओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्लांटेशन एंड दे मेक द सिक्रेशंस हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म्स बच्चों। नाउ अब यहां पर बच्चों ये जो ग्रीन कलर से लाइंस हो रही है, यहां पर आपको किस चीज के बारे में बताया है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? या तो कोई कपल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहा था, फेल हो गया, मान लो कॉन्डोम फट गया, रप्चर हो गया ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, तो फिर सीमन किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसेमिनेट हो जाएगा, स्पर्म्स ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक कारण हो गया। ये भी हो सकता है कि ऐसे कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ लेकिन प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे, अब लग रहा है प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो भाई अब इंटरकोर्स तो हो चुका है, इंसेमिनेशन भी हो चुका है, लेकिन प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, तो उस केस में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में आएगा दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। रेप विक्टिम्स, किसी फीमेल का रेप हुआ है उसके बाद प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए यदि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाएगा दैट विल बी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का सिंपल मीनिंग ये होता है कि बिना प्रोटेक्शन के, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यदि इंटरकोर्स हो गया है या इंसेमिनेशन हो गया है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं चाहता है कपल या फीमेल, इन दैट केस जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स काम में आते हैं दे आर इमरजेंसी। मेन चीज क्या है? इनको इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर अंदर यानी 3 दिन के अंदर अंदर यूज करना जरूरी है। कर लिया तो प्रेगनेंसी अवॉइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नहीं किया, लेट करते हैं तो जितना लेट करेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे बच्चों। अब कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिनको एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव काम में लिया जा सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। तो या तो जो हमने पिल्स की बात करी थी बच्चों, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनको हाई डोजेज में ले ले फीमेल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर IUD का इंसर्शन कर दिया जाए, विद इन 3 डेज करने हैं ये दोनों काम, तो कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाएगा एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? एकदम से हाई डोजेज में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लिया और फिर एक ही बार लिया, सिंगल डोज ली यदि हाई डोजेज में, तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से ज्यादा जाके एकदम से कम होगा। जैसे कम होगा जो भी एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हुई होगी वो शेड ऑफ हो जाएगी, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग होगी तो इम्प्लांटेशन का कोई चांस नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। और तब तक यदि ओवुलेशन नहीं हुआ था तो LH सर्ज नहीं आएगा तो ओवुलेशन भी नहीं होगा। ये तो हो गया यदि पिल्स ले लेंगे। IUD क्या करेगी? IUD इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, तो IUD का वो फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये काम हो गया यहाँ पर। अब हम बात करेंगे, सारे टेम्पररी मेथड्स हो गए बच्चों कॉन्ट्रासेप्शन के। जब तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तब तक यूज करें, जब बंद कर देंगे तो वापस से प्रेगनेंसी इंड्यूस हो सकती है। अब जिन मेथड्स की हम बात करेंगे ये ऑलमोस्ट परमानेंट मेथड्स हैं, एक बार करने के बाद इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है बच्चों, ठीक। तो ये तभी करवाने चाहिए कपल को जब वो पूरी फैमिली प्लानिंग कर चुके हैं। मान लो किसी कपल को 2 बच्चे चाहिए थे, वो 2 बच्चे हो चुके हैं, थोड़े बड़े भी हो गए हैं, अब उनको ये कि भी अब आगे और बच्चे नहीं करने, तो फिर वो सर्जिकल मेथड्स करवा सकते हैं। इनको हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो दे आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। अब और ज़्यादा प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए तो फिर वहाँ पर ये सजेस्ट किए जाते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गेमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। अच्छा, एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ बच्चों 1980s की बात है, लेट 70s की और 80s की बिगिनिंग की। इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उस वक्त अगेन वही पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा था कि मेल स्टेरिलाइजेशन के ऑर्डर्स दे दिए थे कि भाई पता करो, सर्वे करो कौन कौन से ऐसे मेल्स हैं जिनकी फैमिली में ऑलरेडी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको पकड़ो और नहीं चाह रहे हो तो भी ज़बरदस्ती मेल स्टेरिलाइजेशन कर दो। नसबंदी हिंदी में कहते हैं बच्चों। तो उस समय पकड़ के, मतलब मेल्स ऐसे होते थे कि हाँ कि छुपते भागते फिर रहे थे, क्या कि ऐसा नहीं हो कि भाई मेरे को पकड़ के मेरा स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाए। और उस समय गलत फहमी में कि ऐसे मेल्स का भी स्टेरिलाइजेशन हो गया जिनकी शादी तक नहीं हुई थी, ठीक है।
तो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वासेक्टोमी। तो जब मेल स्टरलाइजेशन किया जाता है उस प्रोसीजर को तो बच्चों हम कहते हैं वासेक्टोमी, और फीमेल्स में कहा जाता है बच्चों ट्यूबेक्टोमी। ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक्टोमी वर्ड जो होता है बच्चों बायोलॉजी में, जहां पर भी एक्टोमी वर्ड आता है इसका मतलब होता है टू कट बाय सर्जरी। सर्जरी करके किसी चीज को काट कर निकाल देना क्या कहलाता है? एक्टोमी। वासेक्टोमी, वास डिफरेंस का कोई पीस हमने काटा जैसे बच्चों यहां पर ये वासेक्टोमी का आपको डायग्राम बता रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर वासेक्टोमी में क्या करते हैं, वास डिफरेंस का पहले एक छोटा सा पीस कट करते हैं, उसको हटा देते हैं, और फिर जो 2 कंटेंट्स बचते हैं दे आर टाइड, उनको बांध दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है ना, टाई कर दिया जाता है। तो होगा क्या, यहाँ टेस्टीज में जो स्पर्म्स बनेंगे बच्चों वो एपिडिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंस में आएंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ कहां तक पहुंच पाएंगे? सिर्फ यहां तक पहुंच पाएंगे, इसके आगे नहीं जा पाएंगे बच्चों, क्योंकि यहां से हमने इसको काट के बांध दिया है। जब यहां से आगे स्पर्म्स नहीं जा पाएंगे बच्चों तो यूरिथ्रा के थ्रू जो सीमन इजेकुलेट होगा उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे। सीमन तो इजेकुलेट होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, क्यों? क्योंकि सेमिनल वसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स बच्चों, इन तीनों के सिक्रेशन तो अभी भी यूरिथ्रा में आएंगे। तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान सीमन तो रिलीज होगा लेकिन उसमें सिर्फ फ्लूइड पार्ट यानी कि सेमिनल प्लाज्मा होगा, स्पर्म्स नहीं होंगे। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर सीमन तो इजिकुलेट होता है लेकिन इट इज विदाउट स्पर्म्स, दैट इज वासेक्टोमी या वासेक्टोमाइज्ड मेल के अंदर जिसकी वासेक्टोमी हो गई है। तो ये हो गया परमानेंट मेथड। ठीक इसी तरह से फीमेल्स में बच्चों ट्यूबेक्टोमी होती है। एक्टोमी टू कट, ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को कट करना। तो यहां पर देखो फेलोपियन ट्यूब का कुछ पार्ट पहले कट किया फिर कंटेंट्स को बांध दिया। अब होगा क्या, यहां ओवरी से जो ओवम रिलीज होगा बच्चों वो यहां पर आ तो जाएगा, ठीक है, लेकिन उस तक स्पर्म्स नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? मान लो स्पर्म्स आ भी गए, सीमन यहां पर आ भी गया तो स्पर्म सिर्फ यहां तक आ पाएंगे, इसके आगे नहीं जा पाएंगे बच्चों, क्योंकि यहां से हमने इसको बांध रखा है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम नहीं होगा, तो देयर इज स्टरलाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन मिल रहा है, दैट इज परमानेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दिस इज वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। इस तरह से बच्चों हमने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अब कवर कर लिए हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इन वासेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। कैसे किया जाता है वासेक्टोमी का ऑपरेशन बच्चों? स्क्रोटम में एक छोटा सा कट लगाकर किया जाता है। वेयर इज इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड। ये 2 तरीके से किया जाता है बच्चों, या तो एक छोटा सा कट दे दें पेट में और फिर वहां से ये काम करें, या फिर डायरेक्टली थ्रू वजाइना भी किया जा सकता है विदाउट गिविंग एनी कट। ठीक, so these are permanent methods of contraception also called as sterilization techniques or surgical techniques, vasectomy in males and tubectomy in females. अब यहां पर ये जो लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, इसमें बताया कि भाई आपको अपनी सिचुएशन और कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो है सिलेक्शन करना चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं। इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यू शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज करना चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल। हम कहीं ना कहीं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को जब यूज कर रहे हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अवॉइड कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे देखा जाए तो एक नेचुरल प्रोसेस या नेचर के अगेंस्ट है लेकिन जरूरी है। वन इज इसीलिए, लेकिन कहा कि भाई इनका फिर बहुत ही हम कह रहे हैं कि भाई विजडम के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ यूज करना जरूरी है और उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी है, ये कहना चाहिए यहाँ पर एनसीईआरटी। वन इज दीज मेथड्स आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। नो डाउट the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, their possible ill effects, side effects भी हैं, like nausea, उल्टी का मन होना, पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, irregular menstrual bleeding होना, ब्रेस्ट कैंसर, मैंने बोला था डेली ओसीपीज को लंबे समय तक काम में लिया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। तो ऐसा नहीं होता कि यूज़ किया और हो गया, बहुत लंबे समय तक या गलत तरीके से यूज़ किया जाए, गलत डोजेज में यूज़ किया जाए तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन किसी चीज को खत्म कर देना, प्रेगनेंसी को खत्म कर देना बिफोर द 9 months, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, मेडिकल पर्सनल के द्वारा किया जा रहा है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एमटीपी। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। कहीं ना कहीं हम अबॉर्शन कर रहे हैं,
लेकिन जानबूझकर इसको इंड्यूस कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, तो इसको एमटीपी को हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कह सकते हैं। क्या कर रहे हैं? इंटेंशनल, जानबूझकर, और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर रहे हैं बिफोर फुल टर्म। बिफोर फुल टर्म का मतलब बिफोर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी ही हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं इसके अंदर। अब यहां पर एक फैक्ट दे रखा है जिसके ऊपर पिछले 4-5 सालों में 1-2 बार क्वेश्चन आ गया है बच्चों। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, इस फिगर को याद रखना है कि नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच अकाउंट टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। क्या कह रहा है ये? पूरे वर्ल्ड में एक साल में कितनी एमटीपीज हो रही है? करीब 45 से 50 मिलियन, यानी कि 4 से 5 करोड़, है ना। 450 से 500 लाख, यानी 4.5 से 5 करोड़ एमटीपीज हो रही है। और क्या है? इनका जो नंबर है वो टोटल प्रेगनेंसीज का 1/5 है भाई। कहने का मतलब करीब करीब 25 करोड़ प्रेगनेंसीज इस वर्ल्ड में इंड्यूस होती है हर साल, जिसमें से करीब 5 करोड़ एमटीपीज करवा रही है। इसका मतलब वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है। तो वहां पर क्या होना चाहिए कि भाई प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स होना चाहिए। यदि वो हो तो फिर इन एमटीपीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। Whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसमें एक जिंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, है ना। जो बच्चा बाद में इस दुनिया में आता है उसको हमने आने के पहले ही ख़त्म कर दिया। तो इसके ऊपर काफ़ी कंट्रीज़ में अभी तक यह है कि भाई इसको इलीगल माना जाता है, लीगलाइज नहीं किया है। बट हमारी कंट्री में MTP लीगल हो गई, उसका रीज़न अभी देखते हैं अपन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 पूछा जाता है। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। इसको कब लीगलाइज किया गया, हमारे कंट्री में कब लीगलाइज किया गया? इन द ईयर 1971 एमटीपी एक्ट आ गया था बच्चों, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। मेनली इसको लीगलाइज करने के पीछे रीजन ये था कि अबॉर्शंस का मिसयूज ना हो क्या रहा था अभी भी हमारे देश में। मैंने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है अभी भी। कई ऐसी फैमिलीज, कई ऐसी जगह है, कई ऐसे गांव हैं, इनफैक्ट शहरों में भी कई ऐसे परिवार हैं जहां पर यदि पता चल जाए कि जो यूट्रस में डेवलप हो रहा बच्चा है वो एक फीमेल है, वो एक बच्ची है, तो उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है, अभी भी कर दिया जाता है। इसमें वो परिवार तो जिम्मेदार होता ही, गुनहगार होता ही है बच्चों, लेकिन वो डॉक्टर्स भी, वो नर्सेस, कंपाउंडर्स भी जिम्मेदार होते हैं जो इस गलत काम में साथ देते हैं इलीगली। पहले क्योंकि इस चीज के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं थी, है ना, कोई एक्ट नहीं पास हो रखा था, तो इसका बहुत मिसयूज होता था क्योंकि सजा का कोई डर नहीं था। ऐसा कोई कानून ही नहीं बना था जो इस चीज के अगेंस्ट हो। इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने फीमेल फिटिसाइड की जो प्रॉब्लम थी, है ना, उसको कम करने के लिए पर्टिकुलरली मेन कारण वो था, इसीलिए फिर एमटीपी एक्ट को पास किया 1971 में, 1971 में, ताकि इसका मिसयूज नहीं हो। और फिर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस आउटलाइन कर दी कि भाई यदि ये सिचुएशन है तो ही एक डॉक्टर या कोई परिवार एमटीपी करवाया कर सकता है। यदि इन सिचुएशंस के अलावा किसी और रीजन से एमटीपी कोई करता है तो फिर उसको एक क्राइम माना जाएगा, वो एक क्रिमिनल होगा, अकॉर्डिंगली सजा होगी, जेल होगी। ठीक है। सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड को कम करने के लिए ही मेनली ऐसा किया गया बच्चों। ठीक। अब इस एमटीपी में चेंजेस, जो एमटीपी एक्ट था बच्चों, इसमें चेंजेस किए गए कब? 2017 में। रिसेंटली देयर वर चेंजेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमेंडमेंट। सो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जो एक्ट था बच्चों, इसमें अमेंडमेंट किया गया इन द ईयर 2017। तो अमेंडमेंट के साथ ये एक्ट वापस आया। It was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, a pregnancy may be terminated. अब क्या क्या conditions है बच्चों इस एक्ट के अकॉर्डिंग, किन किन conditions में MTP की जा सकती है? पहली condition, a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner. If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered medical practitioners must be of the opinion formed in good faith that the required ground exist. क्या कहा है? समझ में नहीं आया होगा, समझा देता हूं मैं। यहां पर एनसीईआरटी कह रही है कि ये एक्ट ये कहता है कि यदि कोई फीमेल है जो एमटीपी करवाना चाहती है, यदि अभी प्रेगनेंसी पीरियड 12 वीक्स से कम है, तो वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर डिसीजन ले सकता है। यदि एक डॉक्टर सेटिस्फाइड है, जिसके पास भी वो फीमेल आई है, कि भाई जो रीज़न दे रही है फीमेल या जो रीज़न एग्जिस्ट करता है, जो ग्राउंड एग्जिस्ट करता है फॉर एमटीपी, वो वैलिड है, एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, और माँ की जान को भी खतरा नहीं है, तो फिर वो खुद डिसीजन लेकर अकेला एमटीपी
कर सकता है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 12 वीक्स से ज़्यादा है और 24 वीक से कम है, यानी 12 वीक से 24 वीक के बीच की प्रेगनेंसी, तो वहाँ पर एक अकेला डॉक्टर एमटीपी की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए इस पर डिसीजन नहीं ले सकता। एटलीस्ट 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट डॉक्टर्स का इसमें ओपिनियन चाहिए होता है। यदि दोनों अग्री करते हैं कि हाँ भी करनी जरूरी है तो ही की जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि भाई 12 वीक्स के पहले सिर्फ एक और 12 वीक्स के बाद 2 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट? ऐसा इसलिए क्योंकि 12 वीक्स तक बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्लेसेंटा होता है वो फुल्ली फंक्शनल हो जाता है करीब 2.5 से 3 महीने में, यानी कि वो यूट्रस की वॉल से बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है। तो 12 वीक्स के पहले पहले क्योंकि प्लेसेंटा मैच्योर नहीं है बच्चों, तो जब भी अबॉर्शन किया जाएगा प्लेसेंटा भी सेपरेट होगा यूट्रस की वॉल से। जब भी प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो वहाँ ब्लीडिंग होती है। 12 वीक्स के पहले क्योंकि प्लेसेंटा पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, वहाँ पर जो ब्लड कनेक्शन हैं वो प्रॉपर्ली अभी स्टैब्लिश नहीं हुए हैं बच्चों, तो ये ब्लीडिंग रिलेटिवली कम होगी। लेकिन 12 वीक के बाद यदि अबॉर्शन किया जाता है तो ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, और इतनी ज़्यादा हो सकती है कि कंट्रोल नहीं हो, और ज़्यादा ब्लड लॉस के कारण जो मदर है बच्चों, जो प्रेग्नेंट फीमेल थी, उसकी डेथ भी हो सकती है। यानी कि 12 वीक्स के बाद अबॉर्शन रिस्की हो जाता है, इसीलिए कम से कम 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन रिक्वायर्ड है वहाँ पर। और 24 वीक के बाद तो अलाउड ही नहीं है, इलीगल हो जाएगी एमटीपी। एमटीपी कितने वीक्स तक अलाउड है? 24 वीक्स तक ही है। मान लो कोई फीमेल 26वें या कोई कपल 26वें वीक में आता है कि भाई हमें एमटीपी करवानी है, तो डॉक्टर कहेगा भाई अभी तक सो रहे थे क्या, तुम्हें एमटीपी करवानी थी तो पहले आते। भाई 6 महीने में तो पता चल ही जाता है कि प्रेगनेंसी है, तो भाई जब अभी तक डिसीजन नहीं लिया तो फिर अब एमटीपी नहीं होगी, आफ्टर 24 वीक्स नहीं की जाती है बच्चों। ठीक, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर कपल्स या फीमेल्स कोर्ट में गए, और कुछ एक आध केसेस में कोर्ट ने आफ्टर 24 वीक्स भी अलाउ किया। जैसे एक रेप विक्टिम का एक केस था, वहां पर अलाउ किया, तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। आपको तो एक्ट में क्या कहा जा रहा है कि 24 वीक तक की जाती है, वही याद रखना है। सेफ कब तक है? 12 वीक्स तक ज़्यादा सेफ है। एक डॉक्टर की ओपिनियन 12 वीक्स तक, उससे ज़्यादा का टाइम है तो 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए। अब कौन कौन सी कंडीशंस में की जा सकती है? द ग्राउंड्स फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर the continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury physical or mental health। ठीक है, तो पहला कारण क्या है कि यदि डॉक्टर को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक ले जाने में या कंप्लीट करने में जो प्रेग्नेंट फीमेल उसकी जान जा सकती है, उसकी जान को खतरा है, तो उस केस में फिर एमटीपी अलाउड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फीमेल्स का, थायराइड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है प्रॉब्लम्स की डेथ भी हो सकती है फीमेल की, तो उस केस में की जा सकती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है? देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क that of the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped। मतलब यदि शुरुआत में ही हमें पता चल जाए, जैसा मैंने आपको एम्नियोसेंटेसिस बताया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, उसके थ्रू हम जेनेटिक डिफेक्ट को पता कर सकते हैं बच्चे के, कब 12 से 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही कर सकते हैं। और मान लो उस टेस्ट में पता चल रहा है कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसमें कोई मेजर जेनेटिक डिफेक्ट है जिसके कारण से वो पैदा होने के बाद ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, तो फिर उस केस में भी एमटीपी अलाउड है। और क्या क्या केसेस होते हैं बच्चों? रेप विक्टिम्स के अंदर भी ये एमटीपीज अलाउड होती है। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वहां पर भी कोई कपल यूज कर रहा था लेकिन फेल हो गया, यूज होते हुए भी प्रेगनेंसी इंड्यूस होगी। और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, किसी कपल ने बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के इंटरकोर्स कर लिया लेकिन प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो वहां पर भी यदि वो 12 वीक के पहले चले जाएंगे तो एमटीपी अलाउ कर दी जाएगी। ठीक है, Why MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes, है ना, ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों भी। MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be। तो ये reasons सारे हमने आउटलाइन कर लिए, तो इसीलिए इनको हाईलाइट नहीं करा है अपन ने लाइनों को, वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से पढ़ लेना। Now, MTPs are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy। second trimester abortions are much riskier। क्यों? ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक और चीज बच्चों, अपन यहाँ पर कुछ लाइन्स को हाईलाइट कर लेते हैं, ये जो फिगर वाली लाइन से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो वही है बस, अब तो लीगलाइज होगी तो भाई काफ़ी लगाम लग गई है। अभी भी कई झोला छाप डॉक्टर कर देते हैं तो फिर उनको सजा भी होती है।
एमनियोसेंटेसिस की बात हमने पहले कर ली थी, एक बार फिर कर लेते हैं. अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड. फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी. दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल. द फीमेल फिटिसाइड इज इलीगल. एमनियोसेंटेसिस को इसलिए बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने. सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस. बच्चों चलो अब बात करेंगे अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं. इनकी डिटेल में कहाँ बात होती है बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैं इनके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो यहाँ पर तो सिर्फ जो एनसीईआरटी ने बताया मैं उतना ही आपको बताऊंगा. डिटेल कहाँ पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे डिजीजेज हम देखते हैं, वहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी देखेंगे. पहले एनसीईआरटी के पुराने एडिशन में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के नाम से थे एसटीडीज, अब इनका नाम बदल के इन्फेक्शंस एसटीआईज कर दिया गया है बच्चों. Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections or venereal diseases or reproductive tract infections. सेक्सुअल एक्ट की वजह से जो डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोला जाता है, वेनेरियल डिजीज भी बोला जाता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है. कॉमन एग्जांपल्स गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent years HIV leading to AIDS are some of the common STIs. Among these HIV infection is the most dangerous. डेथ पक्की होती ही होती है, डिले कर सकते हो लेकिन आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते बच्चों, डेथ होगी ही होगी. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles. हेपेटाइटिस बी और HIV नॉट ओनली थ्रू सेक्सुअल एक्ट ट्रांसमिट होते हैं, इनका सेक्सुअल ट्रांसमिशन तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा और मेथड से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं. जैसे ब्लड के थ्रू, किसी पर्सन को इन्फेक्शन है और उसका ब्लड यदि किसी दूसरे में एंटर कर जाए तो वहाँ पर भी हो जाएगा. अभी कैसे एंटर कर सकता है, शेयरिंग ऑफ कॉमन नीडल्स, जैसे आईवी ड्रग अब्यूजर्स करते हैं, जो नशेड़ी होते हैं वो एक ही इंजेक्शन से पहले एक जना ड्रग इंजेक्ट करता है अपने ब्लड में, फिर दूसरा करता है. तो मान लो उनमें से किसी एक को भी HIV या हेपेटाइटिस बी है तो दूसरे में भी हो जाएगा. शेयरिंग ऑफ कॉमन नीडल्स, ठीक है. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यदि इन्फेक्टेड हैं इन दोनों में से किसी वायरस से तो भी हो सकता है. इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए किसी के अंदर बच्चों, तो या फिर मदर को HIV हेपेटाइटिस बी है तो बच्चों को भी हो सकता है. प्लेसेंटल ट्रांसफर भी हो सकता है और माँ के दूध से भी हो सकता है बच्चों, ठीक है. इन दोनों के बारे में बताया. नाउ except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. Early symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swellings etc. in the genital region. तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है. एक तो नॉन क्यूरेबल, मतलब जिनका कंप्लीट इलाज नहीं है, STIs कौन कौन से हैं, तो तीन याद रखने हैं इसमें हमें. एक तो हेपेटाइटिस बी, दूसरा HIV एड्स और तीसरा बच्चों जेनाइटल हर्पीज. जेनाइटल हर्पीज ये तीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिसको यदि एक बार हो जाए तो फिर पूरी जिंदगी रहेंगे, इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा सकते, इनको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है. दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या मिल रही है कि एक्चुअली STIs को एक और नाम देते हैं हम, साइलेंट डिजीजेस. वेनेरियल तो कहते ही हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं, साइलेंट भी कहते हैं. क्यों? शुरुआत में बच्चों इनके सिम्टम्स बहुत ही लाइट होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, है ना, ज़्यादा परेशान करने वाले नहीं होते हैं. और जब मेजर सिम्टम्स आते हैं तब तक ये बहुत ज़्यादा फैल चुके होते हैं, मतलब धीरे धीरे चुपचाप बढ़ जाते हैं शरीर के अंदर. इसीलिए यदि थोड़े बहुत स्लाइट सिम्टम्स भी आ रहे हैं जेनाइटल एरिया से रिलेटेड, जेनाइटल एरिया में इचिंग हो रही है ना, किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, वॉट्स दिख रहे हैं, ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, तो फिर उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक. इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी असिम्टोमेटिक, देखो फीमेल्स में कई बार सिम्टम्स आते ही नहीं शुरुआत में, हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, इसीलिए साइलेंट डिजीजेस कहते हैं. एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा, जो एक शर्म रहती है इन डिजीजेस को लेके, दे डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, और इसीलिए काफ़ी लोग सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. This could lead to complications later, which include pelvic inflammatory diseases, abortion, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility और even cancer of the reproductive tract. यदि सही समय पर नहीं दिखाया जाए, लंबे समय तक ये इन्फेक्शंस रहें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है. लाइक पूरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एरिया है, जो पेल्विक रीजन कहलाता है बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी का जो निचला भाग है, नीचे वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज पेल्विक रीजन. तो उस पेल्विक रीजन के अंदर ये इन्फेक्शन स्प्रेड होकर पूरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है, उनमें स्वेलिंग आ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, दैट इज नोन एज PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज.
क्या हो सकता है, और यदि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन रहे तो अबॉर्शन हो सकता है, बच्चे के अंदर ही डेथ हो सकती है, स्टिल बर्थ उसको हम कहते हैं बच्चों। प्रेगनेंसी गलत जगह पर स्टार्ट हो सकती है, यूट्रस की जगह हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब में इंप्लांटेशन हो जाए, वो पूरे 9 महीने नहीं चलेगी, इनफैक्ट अल्टीमेटली अबॉर्शन होगा वहाँ पे, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज उसको कहते हैं। इनफर्टिलिटी भी हो सकता है कि जो फीमेल है या जो मेल है, इनफैक्ट दोनों चीज़ों में ये हो सकता है, दोनों के अंदर हो सकता है। मेल और फीमेल में यदि लंबे समय तक STI रहे तो इनफर्टाइल भी हो सकते हैं, वो दे विल बिकम इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, या कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हो सकता है बच्चों। Though all the persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years. Again ये फिगर याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंसिडेंस कौन से एज ग्रुप में देखा जाता है, यंग एज ग्रुप में देखा जाता है, that is 15 to 24. ठीक, One could be free of these infections by following the simple principles given below. क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके इनको अवॉइड किया जा सकता है? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, जिनको आप नहीं जानते हैं, या एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। टाइम से डॉक्टर को दिखा लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर अब कंप्लीट कर लिया है। लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा, दैट इज इनफर्टिलिटी। अब यहां पर एक और मजे की बात है बच्चों इनफर्टिलिटी में, कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेन चैप्टर में तो नहीं दे रखी इनफर्टिलिटी के बारे में, वो कहां दे रखी है? आपको समरी के अंदर दे रखी है। तो ये भी एक बहुत मजेदार चीज कर रखी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक होगी जहां पर समरी में एक्स्ट्रा पॉइंट है जो चैप्टर के अंदर नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समरी में तो क्या होना चाहिए भाई, जो चैप्टर में चीजें हैं डिटेल में उन्हीं को शॉर्ट में दिया जाए, कोई नया पॉइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है। और वो नया पॉइंट मैं आपको बताता हूँ बच्चों, क्या है? इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। जो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है ना बच्चों, इसमें समय की बात मेन चैप्टर की थ्योरी में नहीं करी है एनसीईआरटी ने, सिर्फ समरी में करी। समरी में वो कहती है कि भाई हम किस कपल को इनफर्टाइल बोलेंगे। तो यहां तो देखो क्या लिखा हुआ है, A large number of couples all over the world, including India, are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. और इनको क्या बोला है फिर एनसीईआरटी ने कि these are called as infertile couples, लेकिन टाइम मेंशन नहीं करा। अब यदि सिर्फ इस डेफिनेशन को माना जाए तो उस हिसाब से तो क्या है कि किसी कपल की शादी हुई, मेल फीमेल की शादी हुई है ना, 6 महीने तक वो किसी तरह का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट हो रहा है, साथ में रह भी रहे हैं पूरे 6 महीने, सेक्सुअल एक्ट भी कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन। जब 2 लोग मेल फीमेल जब साथ में रहते हैं है ना, और सेक्सुअल एक्ट भी करते हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन। कोहेबिटेशन साथ में रहना, सेक्सुअल कोहेबिटेशन साथ में रह भी रहे हैं और सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज्ड भी हैं, सेक्सुअल एक्ट भी होता है उन दोनों के बीच में। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन, वहां पर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं हो रहा। 6 महीने तक मान लो किसी कपल ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो क्या उसको इनफर्टाइल बोल दिया जाएगा? एनसीईआरटी की मेन थ्योरी में जो डेफिनेशन दे रखी है उसके हिसाब से तो यस, लेकिन जो समरी में है उसके हिसाब से नो। क्यों? क्योंकि इसके लिए मिनिमम ड्यूरेशन क्या है साइंटिफिकली? 2 साल। 2 साल तक भी वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन में रहते हैं, उसके बावजूद भी यदि बच्चा पैदा नहीं होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं होती, तो फिर हम कहेंगे कि वो कपल इनफर्टाइल है और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आई बात समझ में? याद रखना। तो यहां पर 2 years लिख रहा हूं, बड़ा बड़ा याद रखना है। अब ये जो इनफर्टिलिटी के कारण हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई ना कोई बीमारी के कारण हो, कई कारण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और ये ऑलरेडी अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर भी अभी अपन ने देखा कि भाई पूरा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, फिजियोलॉजी, वो हार्मोन्स से ही रेगुलेट हो रही है बच्चों। तो यदि हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होगा तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी हो सकती है स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस हार्मोन डिस्टर्बेंस करता है, उसकी वजह से और कोई हार्मोनल डिजीज हो तो भी ऐसा हो सकता है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो तो भी हो सकता है, तो कई कारण हो सकते हैं। द रीजंस फॉर दिस कुड बी मेनी, फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीजेस, ड्रग्स, कई दवाएं ऐसी होती है जिनके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। इन इंडिया ऑफन द फीमेल, अब एक और समस्या है भारत की। क्या समस्या है भाई? कि यदि कोई कपल बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है तो उसका पूरा का पूरा दोष किसके ऊपर मर दिया जाता है, किसको दे दिया जाता है? फीमेल को। भाई फीमेल बांझ है, इसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। अगेन गलत है। इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है मेल में हो, मेल पार्टनर में कोई ऐसा डिफेक्ट हो जिसके कारण से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, और फीमेल बिल्कुल नॉर्मल हो। तो जब तक प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो जाए, पहली बात तो किसी को दोष देना नहीं चाहिए, और इनफैक्ट दोष तो किसी को भी नहीं देना चाहिए आफ्टर टेस्टिंग भी।
क्योंकि कोई जानबूझकर तो ऐसा करेगा नहीं कि वे बच्चे पैदा नहीं करने, है ना। In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lies in the male partner. Specialized healthcare units could help in diagnosis and corrective treatment. इनको infertility clinics कहते हैं, जहाँ पर इस प्रॉब्लम को डील किया जाता है. यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं इस चीज़ को डील. Some of these disorders enable these couples to have children. However, अब इनमें से ज़्यादातर चीज़ें तो ऐसी होती है जो दवाइयों से या प्रॉपर काउंसलिंग से ठीक हो जाती है. मान लो स्ट्रेस है तो वहाँ पर बिहेवियरल काउंसलिंग की जाती है ना. कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो तो सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है. हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो दवाएं देके या हार्मोन्स का थेरेपी देके ठीक किया जा सकता है. लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है या इनफर्टिलिटी के ऐसे कारण होते हैं जहां पर इन चीज़ों से करेक्शन नहीं किया जा सकता, इनफर्टिलिटी को ठीक नहीं किया जा सकता. तो वहां पर फिर क्या करते हैं? However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies. तो ऐसे केसेस में जहां पर इन चीज़ों से, दवाइयों से, सर्जरी से या काउंसलिंग से काम नहीं बन रहा है, वहां पर इन कपल्स को फिर बच्चे पैदा करने में या बच्चे होने में क्या चीज़ें काम में आती है? कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स, ARTs. ठीक है. अब ये जो बच्चों ARTs है, ये दो टाइप की होती है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन. वैसे तो देखा जाए दोनों का फुल फॉर्म IVF हो रहा है, लेकिन बाय प्रोटोकॉल हम IVF वर्ड किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? ध्यान रखना, इन विट्रो के लिए. एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म IVF, इन विट्रो. यदि मान लो क्वेश्चन आ जाए कि IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन वीवो, तो बाय प्रोटोकॉल क्या फॉलो करते हैं हम? IVF हम यूज करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए. अब पहले मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, और फिर अपन NCERT को रीड आउट कर लेंगे, क्योंकि अभी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पर ही समझ में आएंगे, NCERT से डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे. तो जो ARTs है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है बच्चों, इनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज इन विट्रो, दैट इज IVF, जिसके लिए अपन यूज़ करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज, और दूसरी बच्चों इन वीवो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स. इन वीवो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स बच्चों. इन विट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड बॉडी बच्चों. तो ऐसी टेक्निक्स जहां पर इनफर्टाइल कपल्स को हम मदद कर रहे हैं बच्चे होने में बाय फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी. इन टेक्निक्स में जो फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और ओवम का, वो आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, आउटसाइड दी फेलोपियन ट्यूब होगा. इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड बॉडी. तो इन टेक्निक्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, वो इनसाइड दी बॉडी ऑफ द फीमेल, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है. फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी. और सही साइड क्या है, नेचुरल साइड क्या है फर्टिलाइजेशन की? फेलोपियन ट्यूब. तो यहां पर फेलोपियन ट्यूब के बाहर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, आउटसाइड फेलोपियन ट्यूब और बॉडी. और यहां पर कहां पर होगा? इन फेलोपियन ट्यूब. अब ये जो IVF टेक्निक्स है बच्चों, इनमें दो मेजर टेक्निक्स होती है. कौन कौन सी देख लेते हैं. एक तो ज़िफ्ट, ज़ाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक, और दूसरी IUI, इंट्रा, दूसरी IUT बच्चों, IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर टेक्निक, IUT. क्या करते हैं इनमें? ये जो बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नाम से पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है. इसको हम एक और नाम देते हैं बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक. टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक. और क्यों देते हैं ऐसा नाम? क्योंकि यहां पर बच्चों जो कपल है जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, जो इनफर्टाइल है, वहां पर फॉर एग्जांपल हम यूं मान लेते हैं कि ऐसा कपल है जहां पर मेल इज परफेक्टली नॉर्मल, ठीक है, सीमन इज नॉर्मल, स्पर्म्स आर हेल्दी, स्पर्म काउंट भी सही है, मॉर्फोलॉजी भी ठीक है, मोटिलिटी भी ठीक है.
बट फीमेल जो है वो एग प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, ओवरी से ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो उस केस में फिर क्या किया जा सकता है, यदि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अग्री करते हैं तो फिर एक डोनर फीमेल, ऐसी फीमेल जो वॉलंटरीली अपना एग डोनेट करने को तैयार है, ठीक है, उससे डोनर ओवम लिया जाएगा, वो ओवम डोनेट करेगी। फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों क्या किया जाएगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो कपल है जो इनफर्टाइल है, जिसमें मेल तो नॉर्मली स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है बट फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो इस कपल में क्योंकि मेल नॉर्मली स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है तो सीमन उसका कलेक्ट किया जाएगा, उसमें से स्पर्म लिया जाएगा बच्चों, और उस स्पर्म का फ्यूजन करवाया जाएगा विद दी डोनर ओवम। तो जो ओवम आया है वो तो डोनर फीमेल से आया है, एक स्पेसिफिक एग्जांपल है ना, ये उल्टा भी हो सकता है। और जो स्पर्म आया है बच्चों दैट इज फ्रॉम हस्बैंड। दूसरे केस में ये हो सकता है कि जो वाइफ है ओवम प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो हस्बैंड है वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसका केस में फिर क्या होगा, स्पर्म डोनेशन लिया जाएगा, ठीक है। और फिर वहां पर दो पॉसिबिलिटीज है, वहां पर अभी हम जो बात करेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन वो भी करवाया जा सकता है, इनफैक्ट इन विट्रो भी करवाया सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ये डिसीजन डिपेंड करेगा कपल्स पे और डॉक्टर के ऊपर कि भाई इन विट्रो करवाना है या इन विवो करवाना है। अभी अपन इन विट्रो की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बच्चों तो इसके अंदर क्या बनेगा, जाइगोट। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन पढ़ चुके हैं बच्चों कि ये जाइगोट डिवाइड होता है 1 से 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 to 16 सेल स्टेज को मोडुला कहते हैं, फिर 32 64 ब्लास्टुला बनता है जो इम्प्लांट होता है 7 डेज के बाद यूट्रस के वॉल के साथ, ठीक है। तो अब इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर इस जाइगोट को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि ये क्लीवेज डिविजन्स चालू करे, डिवाइड होना स्टार्ट हो बच्चों। जब डिवाइड होना स्टार्ट होगा तो वही 2 4 8 16 32 इस तरह की सेल स्टेजेस आएगी। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि 8 सेल स्टेज तक तो ये डिवाइडिंग जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में होता है, और 8 सेल स्टेज के बाद ये कहां पहुंच जाता है, यूट्रस के अंदर बच्चों। तो अब हम इसको कितनी सेल्ड स्टेज पे, ये जो कपल था बच्चों हस्बैंड और वाइफ का, यहां पर वाइफ सिर्फ ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी लेकिन इसकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नॉर्मल है, यूट्रस भी हेल्दी है, फेलोपियन ट्यूब भी हेल्दी है। तो यहां पर हम अब क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पर हम ये कर सकते हैं कि अब ये जो जाइगोट है ये जब डिवाइड होना चालू हो तो इसको हम ट्रांसफर कर दें इस कपल में, जो वाइफ है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी उसके आइदर फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में। वहां पर ये फिर यूट्रस के साथ अटैच होकर इंप्लांटेशन करेगा, प्रेगनेंसी चालू हो जाएगी, 9 महीने तक फिर बच्चा इसी कपल में जो फीमेल है वाइफ है उसके यूट्रस में डेवलप हो सकता है और फिर डिलीवर हो सकता है बच्चों। दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब कितनी सेल स्टेज पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि टेक्निक को हम जिफ्ट नाम देंगे या आईयूटी नाम देंगे, क्योंकि 8 सेल स्टेज तक फेलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है जाइगोट। तो यदि बिफोर 8 सेल स्टेज हमने करा है ट्रांसफर तो हम क्या कहेंगे, जिफ्ट। एंड आफ्टर 8 सेल स्टेज कर रहे हैं बच्चों तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, हमें फिर उसको फेलोपियन ट्यूब की जगह यूट्रस में ट्रांसफर करना होगा। हमें मतलब इस डिवाइडिंग जाइगोट को उसी जगह पर ट्रांसफर करना है जिस समय वास्तव में वो उस समय नेचुरली होता, यदि नेचुरल फॉर्म में फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता तो यदि 8 सेल स्टेज के पहले ट्रांसफर होता है तो हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हमने क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा मींस इनसाइड, जाइगोट को हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। और यदि 8 सेल स्टेज के बाद में करते हैं तो हम उसको फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा मींस इनसाइड, यूट्रस ट्रांसफर कर रहे हैं। दीज आर द 2 टेक्निक्स ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विवो की यदि हम बात करें बच्चों तो यहां पर क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि अगेन जो फीमेल है बच्चों वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। तो यहां पर जो अपन ने डोनर ओवम लिया था उसको चाहें तो फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराने की जगह हम उसको डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द वाइफ, जो कि क्या प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस आर हेल्दी। ये वहां पर किया जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे केसेस बन जाते हैं यहाँ पर, फिर डिपेंड करता है कि भाई किस तरह से क्या करना है। जैसे यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन में मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, और कई केसेस ऐसे हैं जिनमें दोनों तरह की टेक्निक्स पॉसिबल होती है, इन विट्रो भी और इन विवो भी। तो इसीलिए यूजुअली आपसे ये नहीं पूछा जाता कि भाई किस केस में क्या यूज़ किया जाएगा, पूछा जाएगा तो फिर बिल्कुल उस तरह से पूछा जाएगा जहाँ पर क्लियर कट हो। तो वह भी जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूंगा कहाँ पर क्या पूछा जाता है। इन विवो में एक क्वेश्चन आता है, तो इन विवो की यदि हम बात करें, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं भाई।
यहाँ पर जगह नहीं है, या दूसरे यहाँ पर आगे पेज नहीं खाली, यहाँ लिख लेते हैं। इन वीवो की यदि मैं बात करूं बच्चों, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में बच्चों? गिफ्ट गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक, जो अभी मैंने समझाया था आपको। डोनर ओवम को हम वाइफ की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं यदि सिर्फ वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस हेल्दी है, तो फिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो नेचुरल कोइटस होता है उसके थ्रू भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। या फिर क्या किया जा सकता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये कहां पर किया जाता है बच्चों? मान लो फीमेल हेल्दी है, फीमेल में ओवम भी प्रोड्यूस हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो हेल्दी, यूट्रस इज ऑल्सो हेल्दी, लेकिन जो हस्बैंड है, ठीक, वो स्पर्म्स प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन काउंट बहुत कम है या मोटिलिटी रिलेटिवली कम है ना। तो उस केस में क्या होगा? यदि ऐसे केसेस में जहां पर या तो बिल्कुल ही स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो फिर किसी डोनर मेल से स्पर्म्स लिए जाएंगे। फीमेल पार्टनर तो बिल्कुल नॉर्मल है, ओवम प्रोडक्शन भी हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब भी हेल्दी है, तो फिर ऐसे केसेस में जहां पर हस्बैंड स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो एक डोनर मेल से स्पर्म्स ले जाएंगे, उनको फिर डायरेक्टली आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, अब इंजेक्शन की मदद से ये जो डोनर सीमन लिया गया है विद हेल्दी स्पर्म्स फ्रॉम अ डोनर मेल, इनको इंजेक्ट कर देते हैं आइदर इन द वजाइना ऑफ द फीमेल पार्टनर या फिर इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल पार्टनर। क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवाया जा रहा है, नेचुरल कोइटस के थ्रू नहीं हो रहा है, डोनर सीमन का करवाया जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यदि डायरेक्टली यूट्रस में किया जाता है तो फिर हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इनसाइड द यूट्रस। और यूजुअली यही किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। क्यों? क्योंकि मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको समझाया था, इस चैप्टर में भी लास्ट लेक्चर में बात हुई थी इस बारे में, कि वजाइना के अंदर फेगोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा होता है स्पर्म्स का। तो ऑलरेडी यहाँ तो भाई स्पर्म्स की शॉर्टेज चल रही है, वजाइना में इंसेमिनेट करेंगे, जब इंजेक्शन से ही करना है तो हमारे कंट्रोल में ये चीज़ की वजाइना में करें या यूट्रस में करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यूट्रस में करना चाहेंगे, फेगोसाइटोसिस को अवॉइड करना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स अवेलेबल हो टू रीच दी ओवम, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो बच्चों। तो यहाँ पर जैसे ये केस यदि आ जाए कि भाई जो मेल पार्टनर है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में फिर डोनर सीमन जो है उसको यूजुअली आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। यूजुअली ये टेक्निक प्रेफर की जाती है बच्चों वहाँ पर। या काउंट कम है मेल पार्टनर में लेकिन प्रोड्यूस तो कर रहा है स्पर्म्स, तो वहाँ पर भी फिर ये किया जा सकता है, क्योंकि नेचुरल कोइटस से तो वो इंसेमिनेशन किस में करेगा? वजाइना में। ऑलरेडी स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस डैमेज होगा वजाइना में, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस और कम हो जाएंगे। यदि इन्हीं कम स्पर्म काउंट वाले सीमन को डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन IUI, तो फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे बच्चों। तो इस तरह से ये टेक्निक्स काम में आती है। आपको मेनली क्या पूछा जाता है यहाँ से? फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी पूछी जाती है, स्पेसिफिक केसेस रिलेटिवली कम पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आपको समझा दी है, इन पैराग्राफ्स में यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको दे रखी है वो है एक और प्रोसीजर बच्चों जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में आजकल किया जा रहा है, बहुत लेटेस्ट है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इंट्रा मीन्स इनसाइड, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर किसको इंजेक्ट कर रहे हैं? स्पर्म को हम। इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। साफ साफ लिखा हुआ है लेबोरेटरी के अंदर किया जा रहा है, यानी कि इन विट्रो टेक्निक के अंदर आएगा बच्चों। तो इस केस में कहाँ पर किया जा सकता है कि जहाँ पर स्पर्म में इतनी मोटिलिटी नहीं है कि वो खुद पेनिट्रेट कर जाए ओवम में, तो उस केस में फिर डायरेक्टली इंजेक्शन की मदद से स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है बाय मेन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस बच्चों, ठीक है। दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये आपको याद रखना है बच्चों, ICSI का फुल फॉर्म। चलो ठीक है, तो बाकी ये तो सिर्फ इतना से कह रखा है कि भाई फिर भी ये सारी टेक्निक्स तो है, फिर भी यदि कोई कपल नहीं कर पाता है तो हमारे देश में के अनाथ बच्चे हैं उनको अडॉप्ट कर लोगे तो आपका भला होगा और उनका भी भला होगा, कोई बुराई नहीं है।